कैटिलिज्म के 300 साल बाद जादुई शक्तियां नियंत्रण से बाहर हो गईं। इसके बाद डीमंस रेस धरती पर आ गईं और उन्होंने इंसानों के खिलाफ सदियों तक चलने वाला एक युद्ध शुरू कर दिया। इस युद्ध के बाद जनसंख्या बहुत ज्यादा कम हो गई और दुनिया की व्यवस्था बिखर गई। आखिर में महान जादू शक्ति पाने वाले 10 शक्तिशाली लोगों ने एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैरियर क्रिएट कर दिया। इन बैरियर्स ने राक्षसों के हमले को रोक दिया, जिस वजह से इंसान कुछ टाइम तक सेफ रह सकें। और फिर इसके बाद मानव जाति एक नए युग में प्रवेश कर गई, जिसे यूनिवर्सल अवेकनिंग का युग कहा गया। इस युग में हर व्यक्ति जवान होने के बाद एक खास प्रोफेशन या शक्ति को अवेकन करता है। उन 10 सबसे ज्यादा शक्तिशाली लोगों के प्रोफेशन बाद में विरासत में मिलने वाले प्रोफेशन बन गए। हर प्रोफेशन एक टाइम पर सिर्फ एक ही पर्सन के पास हो सकता है। ये प्रोफेशन पूरी मानव जाति के सबसे बड़े सहारे माने जाते हैं। कैटलिज्म कैलेंडर के साल अब यहाँ पर ये पास्ट सीन कट होता है और हम देखते हैं एक प्रेजेंट सीन को, जहाँ पर बताया जाता है कैटलिज्म कैलेंडर के ईयर 335 में 1 अप्रैल को प्रोफेशन अवेकनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली थी। खैर, इसके साथ हम देखते हैं एक कार्टेज आकर वहाँ पर रुकती है एंड उसमें से एक पर्सन बाहर निकलता है। आपका शुक्रिया अंकल जियांग। इतना बोलते ही वो पर्सन कार्टेज से बाहर निकलने लगता है, पर साथ ही साथ वो सोचता है हर साल होने वाली अवेकनिंग टेस्ट वाकई अपनी मशहूरी के लायक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। बैरियर के अंदर रहने वाले लोग जब बैगल हो जाते हैं तो उन्हें प्रोफेशन अवेकनिंग टेस्ट देना पड़ता है। प्रोफेशन अलग अलग प्रकार के और दुर्लभ होते हैं, जिन्हें एन रैंक, आर रैंक, एस रैंक और एस आर रैंक में बांटा गया है। अब जिसका भी जितना ज्यादा रेयर प्रोफेशन होगा उसकी ताकत भी उतनी ही ज्यादा होगी। जिनको पावरफुल प्रोफेशन मिलते हैं उन्हें सीधा इलाइट एकेडमी में भी एडमिशन मिल सकता है। अब अवेकनिंग टेस्ट देने आए हुए जितने भी लोग हैं वो सभी विरासत में मिलने वाले शक्तिशाली प्रोफेशन के ऑन स्टैचूज से प्रे करते हैं ताकि उन्हें भी एक अच्छा प्रोफेशन मिल सके। जहाँ पर अपना मेन प्रोटैगनिस्ट सुनता है सभी लोग प्रे करने लगते हैं, ग्रेट बेजर्क मुझे ब्लेस कीजिए और मेरी अवेकनिंग एटलीस्ट एसआर रैंक पर तो करिए। हे तुम जल्दी करो, मेरा टेस्ट आने वाला है। इस तरह की काफी सारी बातें आसपास खड़े लोग करने लगते हैं, पर तभी अपना मेन प्रोटैगनिस्ट एक पर्सन को पकड़ते हुए बोलता है, हे दोस्त, आखिरकार ये लोग क्या कर रहे हैं। एंड इस चीज को सुनने के साथ ही वो पर्सन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। क्या तुम्हें नहीं पता? ऐसे रूमर्स हैं कि इस साल के टेस्ट में एक इनहेरिटेड प्रोफेशन होल्डर पैदा होगा, क्योंकि अभी 4 इनहेरिटेड प्रोफेशन खाली हैं। इसी वजह से सभी लोग दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। इतना सुनने के साथ ही मेन प्रोटैगनिस्ट सोचने लगता है, लगता है इस साल सभी लोग ताकतवर बनने के लिए बहुत ज्यादा जोश में हैं। इसका मतलब है कि मेरा बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा। खैर, तभी हम देखते हैं आसमान में अचानक एक फायरवर्क छूटता है और तभी एक अनाउंसमेंट होती है, जल्दी करो टेस्ट शुरू होने वाला है। एंड फिर तभी रिजल्ट्स भी अनाउंस होने लगते हैं। लिनहू आर रैंक, आपका प्रोफेशन है आर रैंक और आपके मैजिक पावर का लेवल 10 और 13 है। विंसा एन रैंक, आपके मैजिक पावर का लेवल है 8। डी फी, आपका प्रोफेशन है एस रैंक और आपके मैजिक पावर का लेवल 34 से लेकर 55 तक है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस पर्सन को जिससे थोड़ी देर पहले अपना मेन प्रोटैगनिस्ट बात कर रहा था। अब यहाँ पर वो पर्सन सभी से बोलता है, ओह वो गीफई है, सच में उसका मैजिक पावर 55 तक है। मैं विश करता हूँ कि मेरा मैजिक पावर उससे ज्यादा हो। अब यहाँ पर ये पर्सन इस बात को बोलकर कंप्लीट ही करता है, लेकिन तभी एक पर्सन बीच में आकर उसे टोक देता है, ओह क्या सच में? अगर ऐसा है तो तुम इस टमाटो को क्यों नहीं खाते जो कि तुम्हारी मैजिक पावर को इंक्रीज कर देगा। इतना सुनते ही वो पर्सन कंफ्यूज हो जाता है, क्या एक टमाटो वो मेरी मैजिक पावर इंक्रीज करेगा? देन फिर हम देखते हैं ये सेल्समैन कोई और नहीं बल्कि अपना मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, जो कि अपने बैग से एक टमाटो को बाहर निकालता है। एंड देन फिर वो समझाता है, एग्जैक्टली मैं एक स्प्रिट प्लांट डॉक्टर हूँ और ये एक खास और प्रीमियम किस्म का टोमेटो है जिसे मैंने खुद ही उगाया है। हर टोमेटो सिर्फ 5 मिनट में तुम्हारी मैजिक पावर को 5% तक बढ़ा सकता है और तो और इसकी कीमत भी सिर्फ 5 गोल्ड कॉइन है। मेरे पास कई सारी और भी सब्जियां हैं, जैसे कि ये शकरकंदी देखो जो तुम्हारे पूरे दिन के लिए पेट को भरा रख सकता है। चर्बी कम करने वाला खीरा है और स्ट्रॉन्ग मैन बीन्स हैं जो कि अटैक पावर को 10% तक बढ़ा देती हैं। अब अपने मेन प्रोटैगनिस्ट की बात सुनते ही सभी लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं, रुको क्या ये स्कैम है? मैंने तो इन स्पिरिट प्लांट्स के बारे में आज तक कभी भी नहीं सुना। हाँ देखो तो ये मैजिक पावर भी बढ़ा सकता है और तो और वजन भी कम कर सकता है। लेकिन इनके बीच एक पर्सन बोलता है, बस एक खरीद कर खा लो और खुद ही इसका इफेक्ट देख लो। वैसे भी मैं रोज रोज एनर्जी बार्स खाकर तंग आ गया हूँ। एंड इस बात को सुनने के साथ अपना मेन प्रोटैगनिस्ट सेल्समैन का काम शुरू कर देता है, जो पहले आएगा वही पहले पाएगा। मेरा ये सामान बिल्कुल लिमिटेड है, एक
एक बार खत्म हो गया तो फिर नहीं मिल पाएगा। चलो ठीक है, पहले कस्टमर इसे एक बार फ्री में ट्राई कर सकते हैं। इतना बोलने के साथ ही वो टमाटो सामने खड़े हुए कैप्टन को दे देता है। एंड जैसे ही कैप्टन उस टमाटो का एक बाइट खाता है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लगता है। मेरी मैजिक पावर सच में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और तो और मेरी बॉडी वो और ज्यादा लाइट लग रही है। एंड देन तभी एक और लंबे बाल वाला पर्सन वहां पर आता है। रुको, क्या मुझे सच में ये दिख रहा है? ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा उगाई गई स्प्रिट प्लांट सब्जी हैं। मैंने सुना है ये खास तौर पर एसआर रैंक वालों को सप्लाई की जाती हैं। देन उसके बाद अपना प्रोटैगनिस्ट बताता है ये टेस्ट के लिए एक खास प्रमोशन है। यहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति में एकेडमी स्टूडेंट बनने की कैपेबिलिटी है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं वो लंबे बाल वाला पर्सन अपने प्रोटैगनिस्ट को देखते हुए बोलता है तो फिर चलो ठीक है, तुम ये सब मेरे लिए पैक कर दो। एंड इस चीज को सुनते ही सभी लोग एकदम गुस्से में आ जाते हैं। क्या वो कैसे? मैं तो पहले हूँ बॉस, प्लीज आप हमें दीजिए। मैं आपसे 10 खरीदना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मैजिक सच में एकदम बूस्ट हो गया था। अब इन बातों को सुनने के बाद अपना मेन प्रोटेक्निस्ट सोचने लगता है भले ही मेरा प्रोफेशन सिर्फ फार्मर है, लेकिन जब से मेरा लेवल मैक्सिमम हुआ है तब से मेरी उगाई गई हर फल और सब्जियां एक खास तरीके का बफ देने लगी हैं। मैंने भले ही कुछ मार्केटिंग ट्रिक्स इस्तेमाल की हूँ, लेकिन मेरे उगाए हुए फल और सब्जियों का असर बिल्कुल असली है। जिसके बाद हम देखते हैं अपना प्रोटैगनिस्ट एक दुकान के आगे बैठा होता है, लेकिन तभी धीरे धीरे कोई उसकी तरफ आगे बढ़ता है। जिसके बाद फिर अपना मेन प्रोटैगनिस्ट बोलता है चेस्टनट पंपकिन के बीज 5 गोल्ड के, फ्लावर रिहोनो की खाद 7 गोल्ड की, ग्रेप वाइन बनाने वाली चैनी 10 गोल्ड की और मैजिक पावर बढ़ाने वाली पोशंस वो हैं पूरे 257 गोल्ड के। तो अब ये लो, ये रही तुम्हारी पेमेंट पूरे 10 गोल्ड। मेरे पास अब इतने पैसे नहीं बचे हैं कि मैं फील्ड्स को बेहतर बनाने के लिए प्रीमियम खाद खरीद सकूं। लेकिन तभी हम देखते हैं सामने खड़ा हुआ पर्सन बोलता है थैंक्स ब्रदर लिन फैंग, तुम्हारी स्प्रिट्स प्लांट्स वो बहुत ज्यादा काम के हैं, फिर तुम उन्हें और ज्यादा क्यों नहीं उगाते? इतना सुनते ही लिन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने सामने खड़े हुए पर्सन को चांटा मारते हुए बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि इतने खास असर वाले स्प्रिट्स प्लांट को उगाना इतना ज्यादा आसान है? खैर तभी यहाँ पर ये सीन कट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं दोनों ही आगे बढ़ते हुए आपस में बातें करने लगते हैं। कितने अफसोस की बात है, बचपन से ही तुम्हारे पास इतना ज्यादा हाई टैलेंट था, लेकिन फिर भी आज तुम सिर्फ। इससे पहले कि साइड वाला पर्सन अपनी बात को कंप्लीट कर पाता, लिन बोलता है चलो ठीक है, बस बहुत हुआ, अब जल्दी घर जाओ, आंटी जू हो तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। इतना बोलने के साथ ही लिन अलग हो जाता है एंड वो आगे बढ़ते हुए मन ही मन सोचने लगता है ये सच है, मुझे बचपन से ही जीनियस कहा जाता था, लेकिन मुझे सिर्फ एन रैंक का फार्मर प्रोफेशन ही मिला। जब मैं अपने फादर की ग्रेव पर फूल चढ़ाने गया था तब मुझे डर था कहीं वो इस बात को सुनकर ग्रेव से बाहर आकर ही मुझे ना मारने लगे। शायद ये किस्मत का खेल है, एक हर्बलिस्ट मदर और एक आर्च ड्रूइड फादर का बेटा वो तो बस एक फार्मर ही बना। लेकिन सब कुछ सोचने के बाद मैं अपनी शांत जिंदगी से काफी ज्यादा खुश हूँ। मुझे युद्ध के मैदान में जाकर अपने फादर की तरह जान गंवाने की जरूरत नहीं है और ना ही मेरी मदर को मेरी चिंता करनी पड़ेगी। अगर ये सिर्फ माँ के लिए भी हो तो मुझे हमारे परिवार के खेतों की अच्छे तरीके से देखभाल करनी होगी। अब यहाँ पर लिन ये सभी कुछ सोचते हुए आगे ही बढ़ रहा होता है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कोई उसके साइड से नीचे गिरने लगा है। रुको, वो क्या था? क्या बारिश होने वाली है? लेकिन दिन तो पूरा क्लियर है। पर तभी हम देखते हैं अचानक आसमान से एक आदमी उड़ते हुए नीचे आने लगता है जो कि सीधा जमीन से टकराता है। ये क्या हो रहा है? क्या वो प्रोटेक्शन करने वाले बैरियर टूट गए और क्या मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है? अब यहाँ पर लिन खड़े होकर ये सब कुछ सोच ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन धीरे धीरे उठने लगता है और अपने टूटे हुए इक्विपमेंट को सही करने लगता है। इनहेरिटेटेड प्रोफेशन होल्डर नेक्रोमेंसर हाई शाओ ने हमसे गद्दारी कर दी है। वो अपने प्रोफेशन की विरासत डीमन रेस को देने की कोशिश कर रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी किसी को ये बात बतानी होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं उस पर्सन के पीछे से एक डिमोनिक हाथ आता है, जिस चीज को देखने पर लिन भी पूरे तरीके से शॉक हो जाता है। नहीं नहीं, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है? एक इनहेरिटेटेड प्रोफेशन को डीमन रेस को ट्रांसफर करना, क्या ऐसा करना भी मुमकिन है? लेकिन तभी अचानक से एक क्रैक से पूरा का पूरा मॉन्स्टर बाहर निकलता है और वो एक काफी दबी आवाज में बोलता है मैंने सब कुछ देख लिया बेवकूफ, भागने के बजाय तुम खुद अपनी मौत की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अगर मैं निषेध मैजिक से घायल ना हुआ होता तो मैं कब का शहर छोड़ चुका होता। अब जैसे ही मैं अपना इनहेरिटेटेड प्रोफेशन डीमन रेस को ट्रांसफर कर दूंगा मुझे तभी एक इमोर्टल बॉडी मिल जाएगी। इतनी देर तक यहाँ रुकने की वजह से शायद एकेडमी को अब तक मेरे बारे में पता चल गया होगा। अब यहाँ पर मॉन्स्टर खुद ब खुद ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से उसकी नजरें घूमती है। अपना लिन दबे पैर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। शांत रहो, लगता है मैं गलती
गलती से किसी मर्डर सीन पर आ गया हूँ। जब तक उसने मुझे नहीं देखा है तब तक मुझे चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर की नजर अपने लिन की तरफ घूम जाती है और वो एक काफी ज्यादा टेरिफाइंग आवाज में बोलता है, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत दी थी? वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी के मशहूर डीन, वो ये थे। उनकी डेथ कितनी ज्यादा पेनफुल थी। क्यों ना मैं तुम्हारे खून और तुम्हारी हड्डियों को उनकी यादों में उन्हें ही ऑफर कर दूं। इतना बोलते हुए वो मॉन्स्टर अपने लिन को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेता है। एंड देन अब तक लिन को समझ में आ जाता है कि ये मॉन्स्टर सच में पावरफुल है। अरे नहीं, ये ट्विस्टेड कितना ज्यादा पावरफुल है और इसके पास कितनी ज्यादा मैजिक पावर है। मैं इसकी पकड़ से भी बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मुझे थोड़ा काम रहना होगा। क्या यहाँ पर आसपास कुछ चीज है जो मैं यूज कर सकूं? इतना बोलते हुए अपने लिन की नजरें साइड में पड़े हुए एक वेपन पर पड़ती हैं। लेकिन तभी अपना लिन साइड में पड़े हुए एक वेपन को उठाता है। बस अब बहुत हुआ। इतना बोलने के साथ ही लिन उस वेपन से मॉन्स्टर के ऊपर पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पीछे जाकर गिरता है। एंड अब इस चीज से मॉन्स्टर को भी बेहद गुस्सा आने लगता है और वो तभी अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आसमान में काफी सारे पोर्टल अपीयर होते हैं। एंड फिर मॉन्स्टर बोलता है, डैम इट, ये तो आरी डांसर की मार्किंग फॉर्मेशन है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा करके यहाँ से निकल जाऊंगा। इतना बोलने के साथ ही मॉन्स्टर लिन के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। एंड हम देखते हैं इस अटैक का इम्पैक्ट काफी ज्यादा खराब होता है, जिसकी वजह से लिन पीछे जाकर गिरता है। पर जैसे तैसे करके वो खुद को संभालता है। पर तभी वापस मॉन्स्टर उसके पीछे आकर बोलता है, सोचा था भले ही तुम्हारा प्रोफेशन सबसे ज्यादा नीचे वाला हो, लेकिन तुम्हारा टैलेंट वो काफी अच्छा है। खुद को काफी ज्यादा खुशनसीब समझो कि तुम मेरे नए वैसल बनने वाले हो। जितना सुनने के बाद लिन एक हल्की छोटी स्माइल के साथ बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या? कम से कम मैंने बचपन से एक भी दिन बिना मेहनत किए नहीं बिताया है। अब तुम्हें मेरी बॉडी पर कब्जा करना है तो मुझे डर है कि तुम्हें और थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके बाद मॉन्स्टर वापस से अपने लिन से बोलता है, ओ क्या हुआ, कमजोर तो कमजोर ही होता है। मेरी पावर इतनी ज्यादा हाईएस्ट है कि तुम वहां तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। जिसके बाद हम देखते हैं अपनी लिन की बॉडी में से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लिन सोच रहा होता है, लगता है किस्मत इस बार मेरा साथ नहीं दे रही है। पर तभी अचानक लिन का हाथ वापस एक वेपन की तरफ आगे बढ़ता है एंड वो उसे ऊपर हवा में उठाते हुए बोलता है, तो फिर चलो अब हम दोनों साथ में ही मरेंगे। अब इस बात को सुनने के साथ डीमन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। रुको, आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अब इससे पहले कि डीमन कुछ और बोल पाता, हम देखते हैं अपना लिन खुद ही उस वेपन को अपने पेट में डाल लेता है। एंड देन फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, चाहे हम दोनों साथ में ही मर जाएं, फिर भी मैं तुम्हें अपना शरीर नहीं दूंगा। इतना बोलते हुए लिन अचानक एक सोच में पड़ जाता है, डैड मैं सच में वहां आकर आपसे डांट नहीं खाना चाहता। जिसके बाद हम देखते हैं जहां पर अपने लिन ने खुद को स्टैब किया था वो जगह पूरी डार्क एनर्जी से भरने लगती है। लेकिन तभी अचानक कुछ चेंज होता है और वो डार्क एनर्जी अचानक गोल्ड एनर्जी में बदल जाती है, जिसको देखने पर डीमन भी पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। रुको, ये डेजलिंग लाइट कैसी है? क्या इस बच्चे की मैजिक पावर इरप्ट हो रही है? देन उसके बाद हम देखते हैं लिन की पावर अचानक से हवा में उठती है और वो जाकर सीधा डीमन को जकड़ लेती है, जहां पर डीमन को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है? पर देखते ही देखते वो डीमन पूरे तरीके से कवर हो जाता है एंड वो गोल्डन इनसेन पावर डीमन को एक झटके के अंदर खत्म कर देती है। और तभी आता है सिस्टम से एक नोटिफिकेशन, कांग्रेचुलेशंस, ये एक सिस्टम मैसेज है, आपने एक नए टैलेंट को एक्वायर किया है, इनहेरिटेड प्रोफेशन, जो कि है नेक्रोमेंसर। अब इस नोटिफिकेशन के साथ ही अचानक अपने लिन की आंखें खुल जाती हैं। रुको, क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ? इतना सोचते ही लिन अचानक एक झटके के साथ खड़े हो जाता है। मैं अभी भी अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, क्या वो मेरी बॉडी को नहीं छीन पाया? इतना बोलते हुए अपना लिन सिस्टम को ओपन कर देता है, जहाँ पर वो देखता है उसकी एक पूरी प्रोफाइल बन चुकी है, लिन फैंग। अब इस प्रोफाइल को देखते ही लास्ट में लिन फैंग काफी ज्यादा जोर से चिल्लाकर बोलता है, मेरा प्रोफेशन। इसके बाद हम देखते हैं लिन फैंग अभी भी काफी ज्यादा शॉक होता है एंड वो अपने प्रोफेशन बोर्ड को ही देख रहा होता है, जहाँ पर उसे बताया जाता है, लिन फैंग तुम्हारा प्रोफेशन है स्प्रिट फार्मिंग मास्टर, लेकिन अब तुम लेवल 1 पर आ चुके हो। एंड साथ ही साथ हम देखते हैं अपने लिन के सभी स्टैट्स वो सभी बिल्कुल हाई पर होते हैं, जिस चीज को देखने पर लिंक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्या मेरा लेवल रीसेट होकर 1 पर आ गया? लेकिन मेरे जितने भी फार्म एट्रीब्यूट्स थे वो सभी अभी भी मैक्स्ड अप हैं, और तो और उस बास्टर्ड की सोल फोर्स की वजह से जो मेरी मैजिक पावर है वो भी इंक्रीज हो चुकी है। इसका मतलब जब मैं दोबारा लेवल अप करूंगा तो मेरे जितने भी
फार्मर स्टेट्स हैं उन सभी की लिमिटेशंस अपने आप बढ़ जाएंगी। खैर इसके साथ साथ ही मुझे एक नई स्किल भी मिली है जो कि है अनडेड समनिंग। सच में मैं नहीं चाहता कि मैं किसी अनडेड को समन करूं, और खासकर ये वो बास्टर्ड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने लिन के हाथ में अचानक मैजिक पावर घूमने लगती है, एंड साथ ही साथ उसके दूसरे हाथ में अलग मैजिक पावर, और उसके बाद दोनों मैजिक पावर क्रिएट होकर आपस में कंबाइन होने लगती हैं। आपकी फार्मर मैजिक पावर अनडेड मैजिक पावर के साथ मर्ज हो रही है। एंड फिर उसके बाद अपना लिन बताता है मेरा प्रोफेशन 3 अलग ब्रांच में बढ़ गया। ये क्लास चेंज नहीं है, क्या मुझे एक तरीके से एक्स्ट्रा प्रोफेशन मिल गया है नेक्रोमेंसर। क्या इसका मतलब जो वो पर्सन मेरी बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है वो सच में इस लेजेंडरी इनहेरिटेटेड प्रोफेशन वाला बंदा था, और क्या ये वही पर्सन है। जिसके बाद हम देखते हैं लिन के सामने वही पर्सन लेटा होता है जिसने कुछ टाइम पहले लिन पर अटैक किया था। पर देखते ही देखते अपने लिन की पावर अचानक से कंबाइन होने लगती हैं। वो मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन ये जो पावर है ये अभी पूरे तरीके से मेरी नहीं बनी है। अगर मैंने जल्दी से इस मैजिक पावर पर काबू करके इसे अपनी पावर में नहीं बदला तो ना सिर्फ मेरा फार्मर प्रोफेशन टूटकर खत्म हो जाएगा, बल्कि ये पर्सन मेरे कॉन्शियसनेस को वापस से निकल जाएगा। और तो और अभी के लिए जो ये शिटी येलो कलर है वो मेरी खेती बाड़ी वाली मिट्टी जैसा लग रहा है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अचानक अपना लिन एक मैजिक कास्ट करता है अनडेड समनिंग, एंड इस समनिंग के साथ ही सामने पड़े हुए आदमी के अंदर से एक सोल बाहर निकलती है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है ये है यूये, एक अनडेड सेज जो कि लेवल 1 का है। एंड उसके साथ ही होता है दूसरा पर्सन हे श्याओ अनडेड वाइल्ड हंट जिसका लेवल भी अभी 1 होता है। अब इन दोनों को ऐसे देखने के बाद अपना लिन सोचने लगता है ओ तो ये हैं वो दो पर्सन। खैर अभी के लिए इनके लेवल वापस से रीसेट हो चुके हैं, और तो और जो इनकी सारी एबिलिटीज हैं वो सभी भी प्रिजर्व हो चुकी हैं, जिस वजह से इन्हें वापस से लेवल को गेन करना होगा। लेकिन अभी के लिए जो लॉ इन्फोर्समेंट स्क्वाड है वो आने वाली होगी, जिस वजह से मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वैसे भी कोई यहाँ पर भरोसा नहीं करने वाला कि एक ऑर्डिनरी से फार्मर ने 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स को हरा दिया। लेकिन अगर मेरी अभी की करंट सिचुएशन एक्सपोज हो गई तो ये मेरे लिए जानलेवा मुसीबत भी बन सकती है। अभी के लिए जरूरी काम ये है कि सबसे पहले एक ऐसी लैंड को ढूंढना जो मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, रिसोर्सेज दे, और साथ ही साथ वो लैंड काफी ज्यादा उपजाऊ भी हो। ऐसी जगह जहां मैं अपनी इन खतरनाक नई पावर्स को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर सकूं और मेरे डैड की थ्योरीज को रियलिटी में बदल सकूं। खैर इसी बात के साथ अपना सीन शिफ्ट होता है एक दिन बाद, जहां पर हम देखते हैं लिन फैंग के फैमिली फार्मलैंड को। जिसके बाद अपना लिन बताता है पूरा एक दिन बीत चुका है, लेकिन जो नेक्रोमेंसर का इन्फ्लुएंस है वो मेरे प्रोफेशन से अब तक नहीं हटा है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं एक टीवी पर रिपोर्ट चल रही होती है आज के दिन वेतरान एग्रीकल्चर के टीचर का बर्थडे है। लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं लिन एक प्लांट के ऊपर अपनी पावर के एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है। मेरे नई पावर के असर से उगाई गई जितनी भी क्रॉप्स हैं वो कुछ अलग सी ही बन जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो प्लांट धीरे धीरे काफी ज्यादा बड़ा होने लगता है, एंड वो अचानक एक मॉन्स्टर प्लांट बन जाता है जो कि हवा में उड़ती हुई चिड़िया को सीधा निगल जाता है। रुको, व्हाट द हेल, आखिरकार ये क्या था? अगर किसी ने इन चीजों को देख लिया तो क्या वो लोग मुझे डीमन इन्वेंशन नहीं समझेंगे? मुझे जल्दी से इसे डिस्पोज करना होगा। इतना बोलते ही लिन उस प्लांट को खत्म कर देता है। पर तभी उसके बाद वो देखता है जहाँ पर उसने गड्ढा खोदा है वहाँ पर एक अजीब सा बैग रखा होता है। क्या मेरी नई मैजिक पावर ने नॉर्मल क्रॉप में भी इतने खतरनाक बदलाव कर दिए हैं? अगर मैं इस पावर को कंट्रोल कर सकूं और इसे फसल उगाने में सही तरीके से इस्तेमाल कर सकूं। अब इससे पहले कि अपना लिन कुछ और आगे बोल पाता वो उस पोटली को देखते हुए सोचता है तो शायद मैं उन खास फसलों को बना सकता हूँ जो मेरे फादर ने सोची थी, लेकिन इन क्रॉप्स को वो कभी भी सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर पाई। वही बहुत ज्यादा कीमती क्रॉप्स जो किसी प्रोफेशन की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं न्यूज चैनल वाला रिपोर्टर बोलता है हम एक जरूरी खबर के साथ आपके कार्यक्रम को रोक रहे हैं। वांटेड इनहेरिटेड प्रोफेशन होल्डर नेक्रोमेंसर हे शियाओ, उसने कल बगावत शुरू कर दी और डीएनयूए को खत्म कर दिया। उसका ये क्राइम काफी ज्यादा भयानक है। जो भी उसके बारे में जानकारी देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, लेकिन जो कोई उसे छुपाने में मदद करेगा उसे भी अपराधी माना जाएगा। तैन अब इस चीज को सुनने पर लिंक सोचता है जैसा मैंने सोचा था, कल वाला इंसिडेंट अब वो पूरे तरीके से फैल चुका है। मैं किसी भी हालत में दूसरों को नेक्रोमेंसरी की अनडेड पावर के बारे में नहीं बता सकता। अब मुझे अपने अनडेड सर्वेंट के लिए कोई नया नाम सोचना होगा ताकि चेकिंग के दौरान कोई भी शक ना करे, वरना तो पक्का मुश्किल हो जाएगी। अभी के लिए मैं उन्हें फार्म सर्वेंट ही बुलाऊंगा। वैसे भी मेरे प्रोफेशन का नाम स्प्रिट फार्म मास्टर है और इस वजह से एक फार्मर मास्टर के पास कुछ
सर्वेंट होना बिल्कुल नॉर्मल बात है ना। इतना बोलते हुए अपना लिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं रिपोर्टर वापस से बोलना शुरू करता है। डीमंस के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी अपने एडमिशंस को इंक्रीज कर रही है। अब जो भी असेसमेंट्स को पास करेगा उसे अकेडमी की तरफ से रिसोर्सेज मिलेंगे। हाई टायर्ड क्रॉप्स उगाने के लिए प्राइवेट जमीन दी जाएगी और उसके साथ ही कुछ खास सब्साइड्स भी मिल जाएंगे। अकेडमी में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स फार्मर को अपने लिए हाई रिकवरी क्रॉप्स उगाने के लिए हायर कर सकते हैं। अकेडमी की जमीन सुरक्षित है। अब यहाँ पर ये सभी चीजें सुनने के बाद अपना लिन सोचने लगता है अकेडमी की जो लैंड है वो सिक्योर है, उपजाऊ भी है और साथ ही साथ वहाँ पर रिसोर्सेज का भी सपोर्ट मिलता है। और अभी के लिए देखा जाए तो मुझे भी इन चीजों की जरूरत है। अब मुझे किसी भी तरीके से अकेडमी में घुसना होगा। नेक्रोमेंसर की पहचान एक टाइम बॉम्ब की तरह है, लेकिन स्प्रिट फार्म मास्टर ये बाकी लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल फार्मर वाली स्किल ही है। दैन इतना सोचने के साथ ही अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी रजिस्ट्रेशन प्लाजा को, जहाँ पर काफी सारे हाई रैंक वाले मेंबर्स अपने लिन का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। नाम बताओ, एज बताओ, अवेकन प्रोफेशन और लेवल ये सभी बताओ। जिस पर अपना लिन फेंग बताता है मेरा नाम लिन फेंग है, 18 ईयर ओल्ड और प्रोफेशन स्प्रिट फार्म मास्टर है, लेकिन लेवल 1। जिसके बाद सामने कुर्सी पर बैठा हुआ पर्सन बोलता है स्प्रिट फार्म मास्टर, मैंने आज से पहले इस प्रोफेशन के बारे में कभी नहीं सुना। और तो खैर एक और नॉन कॉम्बैट प्रोफेशन। वो वापस से अंदर आ गया। चलो अब अपने प्रोफेशन ओरा को रिलीज करो। जिसके बाद हम देखते हैं अपना लिन फेंग प्रोफेशन ओरा को रिलीज करता है एंड उसे देखने के बाद हाई रैंक पर्सन बोलता है हो तो ये एक फार्मर प्रोफेशन का बेकार सा ओरा है, अगला आओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। जिसके बाद हम देखते हैं पीछे खड़े हुए लोग बोलने लगते हैं देखो तो स्प्रिट फार्म मास्टर, क्या इसने ये नाम खुद ही बना लिया था? इतना मजाक किया है, एक लेवल 1 का फार्मर भी वो एडमिशन के लिए अप्लाई करने आ गया। चाहो बच्चे वापस से जाकर फार्मिंग करो। लेकिन तभी हम देखते हैं लिन फेंग थोड़े सीरियस टोन में बोलता है इंस्ट्रक्टर ली, मेरा प्रोफेशन म्यूटेटेड प्रोफेशन है। आई होप आप मुझे एक चांस देंगे क्योंकि मेरे फंडामेंटल्स वो काफी ज्यादा सॉलिड हैं। अब इस चीज को सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है सॉलिड फंडामेंटल्स? एक लेवल 1 के ट्रैश के पास आखिरकार कौन से फंडामेंटल्स हो सकते हैं? सिक्योरिटी, इसे अभी के अभी बाहर फेंको। जिसके बाद हम देखते हैं लिन फेंग आगे बढ़कर एक पेज शो करते हुए बोलता है रिक्रूटमेंट नोटिस में साफ लिखा है कि सभी प्रोफेशनल्स टेस्ट दे सकते हैं, तो इस वजह से मुझसे संभाल कर बात कीजिए वरना मैं आपके ऊपर रिपोर्ट कर सकता हूँ। इतना बोलते हुए अपना लिन फोन को बाहर निकाल लेता है। हेलो सुपरविजन ब्यूरो, यहाँ पर एक टीचर है जो कि मुझे एकेडमी टेस्ट देने के लिए मना कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं अचानक से वो इंस्ट्रक्टर गुस्से में अपने लिन का फोन छीन लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रिपोर्ट करने की? मेरा भरोसा करो या मत करो, लेकिन मैं तुम्हें इस चीज के लिए रिग्रेट जरूर कराऊंगा। और तो मैं बिलीव नहीं करता कि तुम जैसा लेवल 1 का फार्मर इस टेस्ट को पास कर पाएगा। पर तभी हम देखते हैं आपस में लोग बातें करने लगते हैं, चाहे वो फार्मर प्रोफेशन का ही क्यों ना हो, उसे रिजेक्ट करना अलग बात है, लेकिन ये तो हद से ज्यादा हो रहा है। हाँ मैंने सुना है उनका प्रमोशन फेल हो गया, इसलिए उन्हें एडमिशन ऑफिस में काम करना पड़ रहा है। अब इन सभी चीजों को सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसे भी टेस्ट नहीं देना है वो यहाँ से दफा हो सकते हैं। इतना बोलने के साथ ही अचानक अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर काफी सारे स्टूडेंट्स को टेस्ट देने के लिए ले जा रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं एक अलग सी जगह को, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर उन सभी को लाने के बाद बोलता है बच्चे अगर तुम चाहते हो तो अभी के अभी अपनी डिफीट को एडमिट कर लो। लेकिन इस चीज को सुनने पर अपना लेन आगे बढ़कर बोलता है लीड करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। एंड तभी हम देखते हैं सभी लोग उस गेट के अंदर एक पोर्टल के थ्रू एंटर हो जाते हैं और उनमें से अपना लिन फेंग भी होता है। जिसके बाद लिन फेंग एक पेड़ के ऊपर लैंड करते हुए सोचने लगता है अब वक्त आ गया है इन सभी हॉर्न्ड रैबिट्स को इंडस्ट्रियलाइज्ड फार्मिंग का टेरर दिखाया जाए। ये कैरेट एशंस पाउडर ये मेरी नई खोज है, ये आसानी से लेवल 20 के ताकतवर रैबिट्स को भी अपनी तरफ खींच सकता है। फिर ये कुछ लो लेवल हॉर्न्ड रैबिट्स क्या चीज है, ये तो सच में बहुत आसान काम है। इतना बोलने के साथ अपना लिन कैरेट एशंस को एक खुली जगह पर फैला देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पर रैबिट्स आना भी शुरू हो जाते हैं। और ऐसे रैबिट को आते हुए देख लिन के अनडेड्स उस पर अटैक करके उसे वहीं पर खत्म कर देते हैं। पर तब अपना लिन बोलता है रैबिट्स के लिए वेट करना सच में ये बहुत ज्यादा स्लो है। हे तुम दोनों सुनो, बिना किसी की नजरों में आए हुए आसपास जितने भी रैबिट्स हैं उन सभी को खत्म कर दो, जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा। इतना बोलने के साथ हम देखते हैं दोनों अनडेड्स वहाँ पर स्पीड से निकल जाते हैं एंड देखते ही देखते दोनों के दोनों काफी सारे हॉर्न रैबिट्स को खत्म कर देते हैं। पर अब इन दोनों की ऐसी पावर्स को देखने के बाद अपना लिन तो बिल्कुल शॉक हो जाता है। इन दोनों के पास स्टिल अभी भी इतनी ज्यादा पावर्स हैं, वो भी लेवल 1
के अनडेड पर। सच में मेरी किस्मत वो तो अब चमक गई है। पर तभी हम देखते हैं अचानक से टाइम अप हो जाता है और इंस्ट्रक्टर बोलता है एग्जाम खत्म हो चुका है, जितने भी एग्जामिनीज हैं वो सभी हॉर्न रैबिट्स के हॉर्न को बाहर लेकर आओ। आखिरकार तुमने कितने हॉर्न रैबिट को मारा है? तुम्हारे पास 2 हैं, फेल हो गए। 3 हैं, फेल हो गए। तुम्हें तो एक भी नहीं मिला। तुम जैसे निकम्मों को तो यहाँ से दूर रहना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद बारी आती है अपने लिन की, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर लिन से बोलते हैं हे ट्रैश, तुम अपने हॉर्न्स को सबमिट करो। मुझे तो लगता है तुम्हारे पास एक भी नहीं होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक अपना लिन एक मैजिक कास्ट करता है और अचानक से ही वहाँ पर काफी सारे रैबिट्स आ जाते हैं। अब इस चीज को देखने पर तो इंस्ट्रक्टर पूरे तरीके से शॉक हो जाता है। रुको, ये मैं क्या देख रहा हूँ? एंड आसपास के खड़े सभी लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान लगते हैं। ये लगभग 500 हॉर्न रैबिट्स हो सकते हैं। क्या मैं इन्हें काउंट करूं? 500? सच में तुमने चीटिंग की होगी। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अचानक यहाँ पर एक और पर्सन आता है जो कि बोलता है बस बहुत हो गया, तुम्हारी इतनी उम्र हो चुकी है लेकिन अभी भी एक बच्चे को परेशान कर रहे हो। आखिर तुम्हें ऐसी हरकतें किसने सिखाई हैं? अब इस पर्सन को देखने के बाद इंस्ट्रक्टर बोलता है कि क्या डायरेक्टर आप यहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो कुछ लोग बिना किसी प्रोफेशनल एथिक के मेरे पाले हुए सभी रैबिट्स को पूरी तरीके से खत्म कर देते। हे तुम प्रीलिम्स टेस्ट को पास कर चुके हो। जिस चीज को सुनने पर अपना लिन हल्का बो करते हुए बोलता है आपकी इस फेयरनेस के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन तभी डायरेक्टर बोलते हैं तुम मुझे वही फैमिलियर फीलिंग दे रहे हो, क्या तुम्हें ये पता है? अब इतना सुनने के साथ लिन को पसीना आता है और वो सोचने लगता है रुको, क्या मैं एक्सपोज हो चुका हूँ? जहाँ पर हम देखते हैं डायरेक्टर अपने लिन फैंग से बोलते हैं आखिरकार प्रोफेसर लिन शियंग के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन था? जिस बात को सुनने पर लिन फैंग थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। लगता है इन्हें मेरे प्रोफेशन से एबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। एंड देन उसके बाद लिन फैंग हल्की स्माइल करते हुए जवाब देता है लिन शिये वो मेरे डैड थे, क्या आप उन्हें जानते हो? इतना सुनते ही डायरेक्टर एकदम शॉक हो जाते हैं। अच्छा, तो तुम मेरे पुराने दोस्त के बेटे हो, तभी तुम बिल्कुल उसकी तरह लगते हो और इसी वजह से शायद तुमने इस स्कूल के अंदर इनरोल करने की प्लानिंग की है। क्या तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी हो रही है या तुम चाहते हो कि तुम्हारे ये अंकल तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दें? पर अब जैसे ही डायरेक्टर लिन फैंग को सपोर्ट करने की बात करते हैं तभी एक और इंस्ट्रक्टर आकर डायरेक्टर से बोलती हैं डायरेक्टर सभी लोग आपको देख रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सभी लोग डायरेक्टर के बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। देखो तो मुझे लगता ही था ये लोग अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। अब यहाँ पर सभी लोगों को ऐसे बातें करते हुए देख डायरेक्टर अपने लिन फैंग से बोलते हैं वैसे लिन तुम्हारे अंकल को पहले कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, जब तुम अकेडमी में एडमिशन ले लोगे तब मैं खुद तुम्हें पूरी अकेडमी घुमाऊंगा। इतना बोलते ही डायरेक्टर वहाँ से डिसअपियर होने लगते हैं। पर डायरेक्टर को जाते जाते देख लिन फैंग सोचता है आखिरकार मुझे इन डायरेक्टर के ऊपर इतना कम भरोसा क्यों हो रहा है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो इंस्ट्रक्टर लेडी सभी लोगों से बोलती है जिन स्टूडेंट्स ने भी प्रीलिम टेस्ट को पास कर लिया है वो लोग मुझे फॉलो करो और जो लोग भी पास नहीं हो पाए वो लोग भी बुरा मत मानो, अभी आगे और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी। इतना बोलने के साथ ही अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकेडमी के सनवील ब्रांच इन्वेस्टिगेशन रूम को। लेकिन फिर हमारा सीन जाता है एक और पर्सन पर जो कि 2 फोटो देखते हुए बोलता है डीन यूए और हिए शियाओ ये दोनों एक ही टाइम पर डिसअपियर हो गए थे। मुझे लगता है डीन यूए को हिए शियाओ का सीक्रेट पता चल गया था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हिए शियाओ ने उसे पकड़ लिया और फिर लास्ट में दोनों एक दूसरे को मार बैठे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है अभी भी पर्दे के पीछे एक मास्टरमाइंड है जिसने ही शियाओ की इनहेरिटेड पावर को चुरा लिया है। और इतना सोचने के साथ ही वो पर्सन दीवार पर जोर से हाथ मारते हुए खुश होकर बोलता है एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। इसका मतलब हमें बस उस इंसान को ढूंढना है जिसने नेक्रोमेंसर की इनहेरिटेड पावर को हासिल किया है और इसके बाद पूरा का पूरा सच सामने आ जाएगा। पर इस बात को सुनने पर मीटिंग में बैठा हुआ एक पर्सन सामने खड़े हुए पर्सन से बोलता है तू का हम समझते हैं तुम क्रेडिट लेना चाहते हो लेकिन बिना किसी सबूत के ऐसी बेवकूफी भरी बातें करना बंद करो। लेकिन इस बात को सुनने पर तू का सभी लोगों पर चिल्लाते हुए बोलता है तुम मेरी कोई भी बात का भरोसा नहीं करते है ना, बस अब तुम इंतजार करो मैं जरूर कोई सबूत ढूंढ कर लेकर आऊंगा। इतना बोलते ही तू का वहाँ से चले जाता है। पर पीछे खड़ी हुई एक लेडी बोलती है क्या हमें उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये ठीक नहीं है, आखिर वो ड्यूक के एडमियन में से एक है। लेकिन इस सवाल के साथ ही एक आवाज आती है अच्छा ही हुआ कि वो चला गया। सनवील एकेडमी इलाइट वॉरियर्स को ट्रेन करने के लिए जानी जाती है, ना कि सिर्फ नाम के क्रेडिट्स बांटने के लिए। हायर अप्स ने ऑर्डर
इशू कर दिए हैं। जैसे ही शियाओ मिलेगा उससे बिना कोई क्वेश्चन करे उसे खत्म कर देना, समझ गए ना। जहाँ पर हम देखते हैं डायरेक्टर इनके पीछे आकर ये सभी बातें बोलने लगते हैं, पर फिर सामने खड़ा हुआ पर्सन बोलता है तब क्या होगा जब हमें पता चलेगा ही शियाओ पहले ही मारा जा चुका है। जिस पर डायरेक्टर बोलते हैं हो सकता है उसने अपनी पहचान पहले ही बदल ली हो। खैर जो भी हो, अगर कोई पर्सन नेक्रोमेंसरी पावर का इस्तेमाल करता हुआ दिखेगा उसे तभी के तभी खत्म कर देना। खैर इसके साथ ही अपना सीन शिफ्ट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी के रीटेस्ट मिशन हॉल में, जहाँ पर वो लेडी डायरेक्टर सभी से बोलती है रीटेस्ट मिशन ये है सभी नए स्टूडेंट्स को शहर के बाहर मौजूद लेवल 5 के स्पेशल डंजन जो कि है डिमोनिक बीस्ट लायर उन्हें क्लियर करना होगा और इसके लिए तुम्हें सिर्फ 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब इस चीज को सुनते ही सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेवल 5 का डंजन, लेकिन अभी तो हम खुद ही लेवल 4 या 5 के हैं, क्या वाकई कोई ऐसा कर भी पाएगा? पर अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को ऐसे डरते हुए देख वो लेडी डायरेक्टर बोलती हैं बिल्कुल हम तुमसे ये नहीं कह रहे कि तुम इसे अकेले ही क्लियर करो, तुम लोग टीम बना सकते हो, लेकिन एक टीम में ज्यादा से ज्यादा 5 ही लोग हो सकते हैं। टीम बनाने के बाद मेरे पास रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद ही टाइमर शुरू होगा। जितना सुनने के बाद सभी लोग धीरे धीरे कर टीम बना लेते हैं और वहीं पर हम देखते हैं अपने लिन फैंग को जो कि अकेले खड़े होकर स्टेटस विंडो को चेक कर रहा होता है। पर तभी धीरे धीरे उसकी तरफ कोई आगे बढ़ता है। हेलो, मैं लेवल 7 की मैजिक टाइप प्रोफेशन हूँ। मैंने देखा था प्रीलिमिनरी टेस्ट के अंदर तुमने कितने सारे हॉर्न रैबिट्स को अकेले ही खत्म कर दिया था, तो तुम डेफिनेटली बहुत ज्यादा कैपेबल हो। क्या मैं तुम्हारे साथ टीम अप कर सकती हूँ? अब इस लड़की की बात सुनने के बाद अपना लिन फैंग सोचने लगता है लेवल 7 ये तो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अकेले ही डंजन क्लियर कर सकती है। अगर मैं अभी भी सिर्फ एक फार्मर होता तो शायद खुशी खुशी इसके साथ टीम अप कर लेता। मैं अपनी नेक्रोमेंसर पावर को ऐसे एक्सपोज नहीं कर सकता, तो इस वजह से अब इतना सोचने के साथ ही लिन फैंग सामने खड़ी हुई लड़की को बोलता है मुझे माफ करना, मैं आपके ऑफर को डिक्लाइन कर रहा हूँ, मैं अकेले जाना पसंद करूंगा। तो फिर चलो ठीक है, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं दोनों ही अपने अपने रास्ते मुड़ जाते हैं। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और डायरेक्टर अपनी लिन फैंग से बोलती है अकेले तुम्हें पता है ना उस डंजन की डिफिकल्टी लो नहीं है। जिस पर अपना लिन फैंग बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, प्लीज आप मुझे मिशन दे दो। अच्छा तो इसका मतलब तुम इसे अकेले कंप्लीट करना चाहते हो? क्या तुम यहाँ पर फाइनल सोलो क्लियर रिवॉर्ड ब्लैक बियर्स गैल के लिए आए हो? वो रिवॉर्ड तुम जैसे लो लेवल प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी पावर के हिसाब से ही काम करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं अपना लिन फैंग मिशन को हाथ में पकड़ते हुए बोलता है आपका शुक्रिया, आपने मुझे वापस से याद दिलाया। खैर इसी के साथ अपना सीन शिफ्ट होता है एक बीस्ट लायर डंजन के पास, जहाँ पर अपना लिन फैंग पहुंच चुका है। पर तभी सभी गार्ड्स अपने लिन फैंग को रोकते हुए बोलते हैं हे बच्चे, तुम्हारे टीममेट्स कहाँ पर हैं? जितना सुनने पर लिन फैंग बताता है मैं अकेला ही हूँ। क्या अकेले एक लेवल 5 के डंजन को क्लियर करने के लिए? ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, अभी के अभी वापस जाओ और अपने टीममेट्स को लेकर आओ। लेकिन फिर तभी अपना लिन फैंग मिशन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है सोलो एंट्री रूल्स अलाउ करते हैं। अच्छा तो तुम इसे सोलो क्लियर करने के बाद ब्लैक बियर गैल्बिलेटर के लिए आए हो, अब समझा। इसके बाद हम देखते हैं अपना लिन फैंग डंजन के अंदर एंटर कर जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है हॉर्न बीस्ट लायर डंजन के इंटीरियर को, जहाँ पर काफी ज्यादा एग जैसी चीजें रखी होती हैं। लेकिन अपना लिन फैंग बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ने लगता है। पर तभी अचानक उसके सामने दो लिजार्ड मॉन्स्टर आते हैं और उनको ऐसे देखने के बाद अपना लिन फैंग बताता है लेवल 6 पर आने के बाद लेवल 3 और लेवल 4 के मॉन्स्टर्स मेरे लिए कुछ भी नहीं है। एंड इतना बोलने के साथ ही पलक झपकते वो दोनों मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। लेकिन तभी अपने लिन फैंग की नजरें जाती हैं दूसरी तरफ, जहाँ पर वो देखता है काफी सारे मॉन्स्टर्स अभी भी उसी की तरफ देख रहे होते हैं और उनको ऐसे देखते हुए अपना लिन फैंग बोलता है लेकिन ये बहुत ज्यादा बढ़िया जगह है जहाँ पर मैं अपने नए समनिंग मेथड को टेस्ट कर सकता हूँ, स्किल एक्टिवेशन अनडेड समनिंग। इतना बोलने के साथ ही अपने सामने पड़े हुए लिजर्ड मॉन्स्टर्स को लिन फैंग जिंदा कर देता है और उन्हीं को ऑर्डर दे देता है कि वो जाएं और सामने के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दें। जिसके बाद हम देखते हैं अपना लिन फैंग और उसके दो सबॉर्डिनेट्स सब आराम से खड़े होकर फाइट को एंजॉय करने लगते हैं। मॉन्स्टर टाइप अनडेड अपनी जिंदा हालत की कुछ खासियत को आराम से संभाल कर रखते हैं। ये काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, लेकिन इनकी इंटेलिजेंसी बहुत कम हो चुकी होती है, जिसके बाद ये सिर्फ सिंपल कमांड ही फॉलो कर सकते हैं और तो और इन्हें चलाने के लिए बहुत कम माना लगता है। सोचता हूँ क्या ये लड़ाई के अलावा पानी भरने जैसे दूसरे काम भी कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं अचानक से अपना लिन फैंग दोनों सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है और उसके बाद दोनों मॉन्स्टर्स ही तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते डंजन पूरे तरीके से क्लियर होने लगता है, लेकिन वहीं अपना लिन फैंग अभी भी सोच रहा होता है ह्यूमन फॉर्म के जितने भी
अनडेड होते हैं उनकी इंटेलिजेंस ही हायर रहती है और वो अपनी पिछली जिंदगी की स्किल्स को भी यूज कर सकते हैं, जिस वजह से इनका कॉम्बैट स्टाइल काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इन फ्यूचर मैं इनके ऊपर ही अपनी फील्ड की वेटिंग और फर्टिलाइजिंग छोड़ दूंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अपना लिनफेंग मरे हुए सभी मॉन्स्टर्स की सोल को एक जगह पर इकट्ठा करके उन्हें अनडेड बना देता है और इस वजह से लिनफेंग का लेवल बढ़कर 7 हो जाता है। जिसके बाद लिनफेंग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोलता है, अभी सिर्फ आधा ही घंटा हुआ है और मैं बॉस डोर के बाहर खड़ा हूँ। इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं अचानक से जंजीर बहुत ज्यादा हिलने लगती है और उनके सामने एक बीस्ट बियर खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद लिनफेंग बोलता है, ओह एक बॉस, परफेक्ट। ये मेरी कॉम्बैक्ट पावर को चेक करने के लिए बहुत अच्छा टेस्ट सब्जेक्ट है, सभी लोग अभी के अभी बाहर आ जाओ। इतना बोलने के साथ हम देखते हैं अपने लिनफेंग की आर्मी उसके पीछे खड़ी हो जाती है और तभी लिनफेंग ऑर्डर देता है, हे शियाओ, फ्रंटल एंगेजमेंट और जितनी भी अदर यूनिट्स हैं वो सभी इस पर अटैक करो, इसके जॉइंट और आंख पर। इतना बोलने के साथ ही सभी लोग उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं अपना लिनफेंग आराम से बैठकर रिकवरी पिल्स खाने लगता है। बढ़िया, हमारी कोऑर्डिनेशंस और स्किल्स और भी ज्यादा अच्छी हो चुकी हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और अपने लिनफेंग की जितनी भी शैडो आर्मी होती है वो सभी बॉस मोस्टर को खत्म कर देती है। जिसके बाद अपने लिनफेंग का लेवल बढ़कर अब 8 हो जाता है और साथ ही साथ मॉन्स्टर को मारने के बाद वहाँ पर कुछ आइटम भी ड्रॉप होते हैं। लेकिन इन सभी चीजों को देखने पर अपना लिनफेंग कुछ खास खुश नहीं दिख रहा होता, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में 10 पॉइंट का इंक्रीज, ये तो बिल्कुल बेकार है। मेरे सुपर क्रॉप से मिलने वाला बफ वो भी इससे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से सिस्टम बोलता है, तुम्हें अब रिवॉर्ड दिया जाएगा और इसके साथ ही 2 बॉक्स अपीयर हो जाते हैं। पर यहाँ पर 2 बॉक्स को देखने पर लिनफेंग थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्या यहाँ पर रिवॉर्ड्स के 2 सेट इसलिए हैं क्योंकि मेरे पास 2 प्रोफेशन हैं। अगर डंजन सेटलमेंट से रिवॉर्ड डबल मिल सकते हैं तो क्या मेरे उगाए गए क्रॉप्स के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। खैर इसके बाद ही हम देखते हैं अपना लिनफेंग डंजन के बाहर आ जाता है और सभी लोग एकदम हैरान होते हैं, रुको क्या इसने ये आगे अकेले खत्म कर दिया, इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। खैर उसके बाद अपना लिनफेंग थोड़े टाइम बाद वापस से एकेडमी के अंदर आ जाता है, इंस्ट्रक्टर मैंने आपके मिशन को पूरा कर दिया है। आप जैसे ही इंस्ट्रक्टर मिशन को ओपन करती हैं वो देखती हैं उस पर ग्रीन स्टैंप होता है, क्या इसने सच में पास कर दिया, वो भी सोलो। उसके बाद हम देखते हैं अपना लिनफेंग काफी ज्यादा स्माइल करने लगता है, पर तभी अचानक वापस से इंस्ट्रक्टर बोलती हैं, ओरिएंटेशन शुरू होने से पहले मैं तुम्हें एक वार्निंग देती हूँ, यहाँ पर एकेडमी के बाहर जाना अलाउड है लेकिन सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, क्योंकि बाहर की दुनिया काफी ज्यादा डेंजरस है और अगर कोई भी फ्रेशर डंजन के अंदर जाकर मारा जाता है तो एकेडमी की रेपुटेशन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी वजह से सबको बहुत संभाल कर रहना होगा। जिस चीज को सुनने के बाद लिनफेंग एक नोट के साथ बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, आपका शुक्रिया इंस्ट्रक्टर। लेकिन तभी अचानक वापस से इंस्ट्रक्टर फिर बोलती हैं, अब फिलहाल इंस्ट्रक्टर इंटरव्यू एकेडमी के ऑडिटोरियम में होगा, तब तक तुम सब जाकर थोड़ा आराम कर लो। और इतना बोलने के बाद वो अपने लिन को वहाँ से भेज देती हैं। लेकिन उसके साथ ही वो सोचती हैं, उम्मीद है इस इंसिडेंट के बाद इसे सबक मिल गया होगा, अगर ये इतना लापरवाह रहा तो यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। खैर इसके साथ अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर अपना लिन एक फॉरेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी अचानक वो पीछे की तरफ नजरें करते हुए बोलता है, कुछ लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। एंड इतना सोचने के बाद वो एक स्पेल कास्ट करता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं उन तीनों पर्सन को जो कि आपस में बातें करते हुए बोल रहे होते हैं, वो डंजन को अकेले ही क्लियर कर सकता है, इस वजह से उसकी ताकत बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। जिसके जवाब में दूसरा पर्सन बोलता है, डर किस बात का है, चाहे वो कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो अभी उसका लेवल सिर्फ 10 के नीचे है, इस वजह से उसकी ताकत की भी एक लिमिट है। देन फिर थर्ड पर्सन बात को कंटिन्यू करता है, और वो अभी अभी डंजन से बाहर निकला है, इस वजह से उसकी बहुत सारी एनर्जी भी खत्म हो चुकी होगी, जिसके बाद मैंने उसे रिकवरी करते हुए भी नहीं देखा है। अब तो समझ गया, हम लोग ज्यादा तादाद का फायदा उठाकर उसे हरा देंगे। और वैसे भी क्या तुम लोग उस डीमन बियर को वापस नहीं चाहते, उसके पास तो 10 लेवल का स्टेमिना भी है। जिसके बाद हम देखते हैं अपने लिनफेंग को एक चिल्लाती हुई आवाज आती है, हे फार्मर अभी के अभी रुक जाओ। जिसके बाद लिनफेंग पीछे पलटते हुए उनसे बोलता है, क्या तुम मुझे बुला रहे हो। एंड हम देखते हैं वो तीनों की तीनों पर्सन अपने लिनफेंग के पीछे खड़े होकर एक कूल पोज दे रहे होते हैं, जिसमें से सबसे पहला पर्सन बोलता है, इतने सारे रिवॉर्ड्स अकेले ही रख लिए, कहीं इतना सब कुछ संभालना तुम्हारे लिए भारी ना पड़ जाए।
आए। हाँ एग्जैक्टली, डंजन में तुम्हारी बस किस्मत चमक गई होगी, जिस वजह से सीधा सीधा तुम वो डीमन बियर और स्किल स्क्रॉल हमें दे दो। हाँ बच्चे, समझदारी से काम लो, वरना हम तुम्हें दिखाएंगे कि कॉम्बैट क्लास की असली ताकत क्या होती है। अब यहाँ पर इन सभी बातों को सुनने पर लिन फेंग उन तीनों से पूछता है, यहाँ पर काफी सारे कैंडिडेट्स हैं, तो फिर आखिरकार मैं ही क्यों? जितना सुनते ही वो खरगोश दांत वाला पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता या तुम डम बनने की बस एक्टिंग कर रहे हो? सोलो क्लियर रिवॉर्ड्स जैसे कि मैजिक बियर ग्लैवेडर और तो 10 लेवल का बूस्ट स्टेमिना, ये बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, जिस वजह से ये सब स्टफ एक फार्मर के लिए तो नहीं हो सकते, वो भी तुम जैसे के लिए। देन फिर हमें बताया जाता है मैजिक बियर गाल ब्लाडर वो 10 लेवल स्टेमिना का है, यहाँ तक कि एक स्टेमिना वाटरमेलन का भी 10 लेवल का स्टेमिना होता है। अब इतनी बात सोचने के बाद लिन फेंग काफी ज्यादा अजीब सा चेहरा बनाते हुए सोचने लगता है, स्टेमिना को 10 लेवल से बूस्ट कर देना ये सच में एक बहुत बड़ी डील है। हर समर में मेरे वाटरमेलन्स मुझे 10 लेवल का स्टेमिना देते थे और इस वजह से मुझे किसी डंजन को क्लियर करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। खैर यहाँ पर ये सब कुछ सोचने के बाद लिन फेंग अपनी एक पोटली को आगे करते हुए बोलता है, क्या ये वही चीज है जिसकी तुम बात कर रहे हो? जिसके बाद हम देखते हैं उस पोटली के अंदर से काफी ज्यादा स्टेमिना रिलीज हो रहा होता है और उस पोटली को देखते ही एक पर्सन सीधा झपट्टा मारते हुए चिल्लाकर बोलता है, जल्दी अभी के अभी ये मुझे दे दो। पर तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से पोटली लेने वाला पर्सन एकदम से पीछे हो जाता है और फिर तभी यहाँ पर एक लड़की की चिल्लाते हुए एंट्री होती है। आखिरकार तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अकेडमी में फाइट करना बैन है, क्या तुम लोग किक आउट होना चाहते हो? पर अब यहाँ पर इस लड़की की बात सुनने पर एक पर्सन बोलता है, आइलिंग ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, ये बच्चा। इससे पहले कि ये पर्सन कुछ बोल पाता, आइलिश वापस बोलती है, क्या मेरा कोई बिजनेस नहीं है? मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जो तुम लोग कर रहे थे, तो इस वजह से ये मेरा बिजनेस है। बस बहुत हुआ, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं ये सब कुछ इंस्ट्रक्टर को रिपोर्ट कर दूंगी और उसके बाद तुम लोग दिक्कत में आने के लिए तैयार हो जाना। पर तभी हम देखते हैं इस बात को सुनने पर सामने खड़ा हुआ पर्सन एक हल्की इविल स्माइल के साथ बोलता है, क्या हमारी शिकायत करोगे? पहले तुम लोग यहाँ से निकल तो जाओ। अगर तुमने ये सोच लिया है कि तुम इस फार्मर को प्रोटेक्ट करोगी तो हम लोग तुमसे भी डील करने के लिए तैयार हैं। सभी के सभी आगे बढ़ो और इन्हें खत्म कर दो। इतना बोलते ही तीनों पर्सन अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं साथ में खड़ा हुआ अपना लिन फेंग आइलिंग को देखते हुए सोच रहा होता है, इसका लेवल 7 है तो सच में ये लड़की स्ट्रांग होगी, तो प्रोबेबली ये छोटी फायर्स खुद से ही हैंडल कर रही होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं आइलिंग को, जो कि उन पर्सन को देखते हुए बोल रही होती है, डैम इट, ये कितने ज्यादा बेकार फाइटर्स हैं, हे क्या तुम ज्वाइन करोगे? इतना बोलते हुए जैसे ही आइलिंग साइड में देखती है, वो देखती है कि अपना लिन फेंग तो वहां से भागने लगा है, पर इससे पहले कि अपना लिन फेंग वहां से जाता, वो उस पोटली को आइलिंग को दे जाता है और जैसे ही आइलिंग उस पोटली को पकड़ती है, हम देखते हैं कि अचानक उन तीनों के तीनों पर्सन ने आइलिंग पर अटैक कर दिया है। क्या तुम लोग अब ये सब कुछ मुझसे लूटने वाले हो? खैर इसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है टेम्परेरी सिंगल पर्सन लॉन्ज में, जहाँ पर लिन फेंग अपने बैग को सेट कर रहा होता है। ये स्क्रोल जो मुझे डंजन से मिला है ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों? खैर अब तुम मुझसे ये मत कहना। इतना बोलते हुए लिन फेंग उस स्क्रोल को ओपन करने लगता है और फिर अचानक सिस्टम से नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, तुमने एक नई स्किल सीखी है, स्पेशल कल्टीवेशन। ये बिगनर लेवल की स्पेशल कल्टीवेशन स्किल है, इसकी मदद से तुम माना और कुछ खास मटेरियल्स का यूज करके अपने अनडेड समन्स को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी वजह से उनका लेवल और क्वालिटी दोनों बढ़ सकती हैं, लेकिन कभी कभी तो उन्हें नई स्किल भी मिल सकती है। अब यहाँ पर ये सब कुछ पढ़ने के बाद लिन फेंग एकदम खुश हो जाता है, जैसा मैंने सोचा था ये सच में काम कर गया, मतलब इस स्किल को एक्टिवेट करने के लिए मुझे डुअल क्लास का माना एक साथ यूज करना पड़ता है। यार इसके बाद हम देखते हैं अचानक अपना लिन फेंग यहाँ पर अनडेड आर्मी को समन कर लेता है। चलो अब मैं अपनी नई स्किल को एक बार ट्राई कर लूं। इतना बोलते ही लिन फेंग अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं फिर ही शियाओ का लेवल 6 से बढ़कर 8 हो जाता है। वहीं यूई का लेवल भी लेवल 6 से 8 हो जाता है और जो मैजिक हॉर्न बियर होता है उसका लेवल भी 7 से बढ़कर 9 हो जाता है। इसके साथ ही जो रिसेंट के मैजिक हॉर्न लिजार्ड होते हैं उनका लेवल भी 5 लेवल से सीधा 7 हो जाता है। और अब इन चीजों को देखने के बाद लिन फेंग खुश हो जाता है। चलो ये इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन अब इन सब चीजों में सिर्फ एक ही बुरी बात है, पता नहीं मुझे मेरा नया फील्ड कब मिलेगा। मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए घर वाले खेतों को खराब नहीं कर सकता। अब इतना सोचने के साथ ही अपना सीन शिफ्ट होता है सीधा अगले दिन, जहाँ पर लिन फेंग कमरे से बाहर निकलता है, पर तभी अचानक उससे टकरा जाती है आइलिंग। हे तुम्हारा वो मैजिक बियर गाल ब्लेडर अभी
इससे पहले कि आइलिंग अपनी बात को कंप्लीट कर पाती, लिन फेंग बोलता है वो मैंने तुम्हें दे दिया था। और इस चीज को सुनने पर आइलिंग एकदम शॉक हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल आइटम है। अब इस चीज को सुनने पर लिन फेंग थोड़ा ऑब्वियस चेहरा बनाता है। सब लोग इसे एक लाउजी मटेरियल की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं, जैसे ये कोई ट्रेजर हो। और अब यहाँ पर इस वर्ड को सुनने पर आइलिंग भी हैरान हो जाती है। क्या मैंने सही सुना? इस स्टफ को उसने लाउजी बोला? खैर इसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर लिन फेंग डीप इन दी वुड्स के अंदर आ जाता है। जिसके बाद लिन थोड़ा आगे बढ़कर मन ही मन सोचने लगता है, शायद अब आसपास कोई भी नहीं होगा, है ना। इतना सोचने के साथ ही लिन फेंग अपनी नेक्रोमेंसरी पावर को एक्टिवेट करते हुए मन ही मन बोलता है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है मेरी नई स्किल क्रॉप्स के साथ क्या करेगी। इतना बोलने के साथ ही वो अपनी स्किल को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि प्लांट्स धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदलने लगते हैं। अरे ये तो बिल्कुल पिछले बार की तरह लगने लगे, है ना। पर तभी अचानक लिन फेंग को कुछ सेंस होता है, रुको, पर शायद अब थोड़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि अचानक एक आवाज आती है, ओह माय गॉड, देखो वो दो चीजें मूव कर रही हैं। जिसके बाद लिन फेंग बोलता है, क्या तुम विश्वास कर सकते हो, क्रॉप्स खुद ब खुद चल रही हैं। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कोई पर्सन तेजी में लिन फेंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पर कोई उनसे बोलता है, स्प्रिट एनर्जी डिटेक्टर दिखा रहा है, हम अपने टारगेट के और भी करीब पहुंच रहे हैं। मेरा शक बिल्कुल सही था, यहाँ पर सच में एक नेक्रोमेंसर का ऑरा महसूस हो रहा है। खैर इसके बाद हम देखते हैं अचानक से उन डायरेक्टर के साइड से अपना लिन फेंग गुजरता है, पर तभी अचानक डायरेक्टर लिन फेंग को रोक लेते हैं। हे, अगर मैं तुम्हारे क्लोथ्स को जज करूं तो तुम एक फादर हो, है ना। जिस पर अपना लिन फेंग बोलता है, क्या किसी फार्मर ने तुमसे पंगा लिया था। लेकिन इतने ज्यादा अजीब से क्वेश्चन को सुनने पर वो पर्सन एकदम अजीब सा चेहरा बना लेता है। फार्मर, मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुमने अभी अपने आसपास किसी स्ट्रेंज पर्सन को देखा है। एंड इस चीज को सुनने पर लिन फेंग सोचने लगता है, एक्चुअली हाँ देखा है, बताओ जल्दी वो कहाँ पर है। इतना सुनते ही अपना लिन फेंग उसी पर्सन की तरफ पॉइंट आउट कर देता है, देखो ये रहा बिल्कुल मेरे सामने। एंड इस चीज को सुनने पर वो पर्सन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, हे क्या तुम मुझे यहाँ पर एम्बैरेस करने का ट्राई कर रहे हो। मैं सनविल एकेडमी का एलाइट हूँ, द आयरन लायन ड्यूक्स नेफ्यू। एक मामूली फार्मर होकर भी तुमने मेरे साथ इतनी बदतमीजी कर दी। मैं ड्यूक्स का नेफ्यू हूँ, अब देखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलने के साथ ही वो एलाइट अपने लिन फेंग पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं डीप इन दी फॉरेस्ट के एक सीन को। पर तभी सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर लिन फेंग के सामने खड़ा हुआ पर्सन अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओए मामूली फार्मर, अपनी बकवास और अपनी हरकतों की कीमत तुझे अभी चुकानी पड़ेगी। इतना बोलते हुए वो अपने ओरा को चारों तरफ स्प्रेड करने लगता है, जिसका इम्पैक्ट हमें लिन फेंग पर भी देखने के लिए मिलता है। जहाँ फिर दूसरी ही तरफ लिन फेंग उस पर्सन को देखते हुए बोलता है, जिस फार्मर को तुम इतना कमजोर समझ रहे हो वो तुम्हें सिर्फ एक हाथ से ही हरा सकता है। अब इस बात को सुनने पर बीस्ट और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो डायरेक्ट अपने लिन फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ लिन फेंग अपने एक अटैक को प्रिपेयर करते हुए बोलता है, इसे टेस्ट करो, मेरे खेत में उगने वाले मकसूद बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। इसके लगते ही सामने वाले का माना और सेंस तुरंत ही काम करना बंद कर देते हैं और पैरालाइसिस का इफेक्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि एक बार इसे टेस्ट करने पर मेरा पैर पूरे दिन तक सुन पड़ा रहा था। हैरानी की बात है इसे पाउडर बनाकर एनेस्थीसिया की तरह यूज किया जा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं बीस्ट मॉन्स्टर के आगे काफी ज्यादा पाउडर स्प्रेड हो रहा होता है एंड उसकी वजह से मॉन्स्टर को अचानक चक्कर आने लगते हैं। तुमने मेरे साथ आखिर क्या किया है, अचानक मेरे शरीर की सारी ताकत क्यों खत्म हो गई। जिसके बाद हम देखते हैं लिन फेंग को, जो कि अपनी नाक को बंद करते हुए बोलता है, जस्ट कॉमन एकोनाइट था जो कि मेरी फील्ड्स पर उगाया जाता है। ये एक तरीके की पावर है जो कि फार्मर्स के पास होती है। इतना बोलने के साथ ही अपना लिन फेंग एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच उस बीस्ट के चेहरे पर दे मारता है, जिसके थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है और अब वो बीस्ट बिल्कुल कंट्रोल हो चुका है। तुम एक नॉर्मल से फार्मर तक को नहीं हरा पाए और तुम खुद को इलाइट कहते हो। मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ देता हूँ, जब तुम्हें कोई ढूंढ लेगा इसे एक सबक समझना। खैर इसके बाद वापस अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर कोई अनाउंस करता है, सभी कैंडिडेट्स इंस्ट्रक्टर इंटरव्यूज के लिए ऑडिटोरियम में इकट्ठा हो जाओ। जिसके बाद लिन फेंग भी सोचता है इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है, अब मुझे थोड़ी जल्दी करनी होगी। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी ऑडिटोरियम में, जहाँ पर काफी सारे लोग बाहर में इंतजार कर रहे होते हैं और अपने लिन फेंग की एंट्री के साथ ही काफी सारी गॉसिप्स चलनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये तो लेवल 5 का डंजन सोलो क्लियर करने वाला है ना। खैर मैंने तो ये भी सुना है इसे सिर्फ भागना आता है और ये एक लड़की के सहारे जीता है। हाँ, शियान और बोगो के मुकाबले ये सच में बहुत ज्यादा कमजोर लगता है। हो सकता है ये आम कैंडिडेट से स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैं लेवल 5 का इलाइट हूँ, इस मुकाबले में जीत मेरी ही होगी। अब यहाँ पर ये सब कुछ बातें सुनते हुए लिन फेंग आगे ही बढ़ रहा होता है, पर तभी अचानक से उसके सामने
आ जाती है आयलिंग। हे, ये तुम्हारा है, इसे वापस रख लो। बट वहीं पर लिन फेंग आयलिंग को मना कर देता है, तुम इसे रख सकती हो, सच में ये मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस है। एंड इतना बोलते हुए लिन फेंग वापस आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिन फेंग के उगाए गए वाटरमेलन से उसका स्टेमिना टेम्परेरी बढ़ रहा होता है। सच में मुझे ये नहीं चाहिए। आखिर मैं तो ये सोच रहा हूँ सभी लोग इन्हें एक ट्रेजर की तरह क्यों ट्रीट करते हैं। खैर, इतना बोलने के साथ वापस से सीन शिफ्ट होता है ऑडिटोरियम के अंदर, जहाँ पर काफी सारे इंस्ट्रक्टर्स बैठे होते हैं। एंड फिर तभी डायरेक्टर सभी को बताते हैं इंटरव्यू के दौरान इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स को चूज करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स को भी खुद राइट है कि वो इंस्ट्रक्टर को चूज कर सकें। तो प्लीज इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट्स दोनों ही एक दूसरे के लिए बेस्ट देना। अब मैं जिस भी स्टूडेंट का नाम लूंगा वो एक एक करके आगे आते रहना। फर्स्ट शियान। इतना बोलने के साथ ही शियान आगे आ जाता है। मेरा नाम शियान है, मैं लेवल 6 का अर्थ टाइप वॉरियर हूँ, और साथ ही ये मेरी करंट एबिलिटी है कि मैं एक बैटल आर्मर को समन कर सकता हूँ। इतना बोलते ही शियान अपने एक बैटल आर्मर को समन कर लेता है, जिस चीज को देखने के बाद एक इंस्ट्रक्टर शियान की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलते हैं, ये बुरा नहीं है, मैं लेवल 44 का अर्थ टाइप बेजरकर हूँ, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर बनूं तो। इतना सुनते ही शियान एकदम खुश हो जाता है, सच में ये तो मेरे लिए ऑनर की बात होगी। और फिर थोड़ी देर बाद नंबर आता है लिन फेंग का। अब यहाँ अपना नाम सुनते ही लिन फेंग आगे बढ़ता है, मैं हूँ लिन फेंग, मैं लेवल 8 का स्प्रिट फार्म मास्टर हूँ। इतना सुनते ही सभी डायरेक्टर एकदम खुश हो जाते हैं। इस एज में लेवल 8 ये सच में थोड़ा ज्यादा हाई लेवल है। पर वहीं साइड में बैठी हुई एक डायरेक्टर बोलती हैं, ध्यान से देखो वो जस्ट एक फार्मर है। इतना सुनते ही साइड में बैठा हुआ एक और डायरेक्टर बोलता है, हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी टैलेंट्स को ट्रेन करती है ताकि वो फ्रंट लाइन पर रहें, ना कि ऐसे किसी को जो कि सिर्फ चारा बने। जितना सुनते ही साइड में बैठा हुआ अर्थ पावर यूज करने वाला डायरेक्टर बोलता है, लेकिन इसने प्रीलिम टेस्ट और सेकंड टेस्ट के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अब यहाँ पर सबकी सिचुएशन को देखते हुए डायरेक्टर बोलते हैं, चलो ठीक है, जब सबकी राय अलग अलग है तो क्यों ना इस लड़के के कॉम्बैक्ट एबिलिटी का टेस्ट कर लिया जाए। इतना सुनते ही सभी इंस्ट्रक्टर एग्री हो जाते हैं। लिन फेंग, क्या तुम ये कर पाओगे? आफ्टर ऑल तुम्हारा अल्टीमेट गोल फ्रंट लाइन में खड़े होकर डीमन से फाइट करना है, और अगर तुम्हारे पास कॉम्बैट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। इतना सुनते ही अपना लिन फेंग सोचने लगता है, एक कॉम्बैक्ट टेस्ट, मेरी करंट की कॉम्बैट स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हाई नहीं है, और इसके साथ मुझे फाइट करनी होगी, वो भी अपने नेक्रोमेंसरी एबिलिटीज को बिना एक्सपोज किए। इतना सोचने के बाद लिन फेंग इस चीज के लिए एग्री कर जाता है, और तभी अपना सीन शिफ्ट होता है। अर्थ टाइप इंस्ट्रक्टर और अपना लिन फेंग दोनों आमने सामने खड़े हैं। एंड अब यहाँ पर रूल ये रखा जाता है, अगर तुम मेरे अटैक्स के सामने 5 मिनट तक टिक गए तो तुम्हारा टैलेंट प्रूफ हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर कॉम्बैक्ट स्किल जरूर हैं। इतना बोलने के साथ ही वो इंस्ट्रक्टर अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं सभी लोग एकदम जमीन पर गिर जाते हैं। अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये है अबव लेवल 40 का प्रेशर। सच में मैं तो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा। अब लोगों की इन बातों को सुनने पर इंस्ट्रक्टर खुश होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें लिन फेंग पर जाती हैं, वो बोलने लगता है, ये बंदा टोटली फाइन है। बढ़िया बच्चे, इस प्रेजर्वेंस की वजह से ही तुमने मेरी रिस्पेक्ट अर्न कर ली है। तो चलो तुम अपनी फुल पावर से मुझ पर अटैक करो, जो भी तुम्हारे पास है उन सभी से अटैक करो। इतना सुनते ही लिन फेंग बोलता है, अब लेवल 40 का प्रेशर सच में बहुत ज्यादा हाई था, लेकिन अभी के लिए मैंने इसे एंडोर कर लिया। चलो अब फाइट स्टार्ट करते हैं, मेरे सर्वेंट्स बाहर आ जाओ। बढ़िया, ये काम कर गया। अगर मैं अपने अनडेड को नेचर मैजिक के साथ रैप कर दूंगा तो मैं इनके अनडेड ओरा को हाइड कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं इस बार अनडेड्स का कलर ब्लैक होने के बजाय ग्रीन कलर में बदल जाता है, और अब इस कलर की वजह से अपना लिन फेंग भी सोचने लगता है, वैसे भी अब कौन ही सोचेगा, पत्ता गोभी जैसे दिखने वाली ये चीज एक अनडेड समन है। अब इस चीज को देखने पर इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा खुश होते हुए चिल्लाकर बोलते हैं, ओह एक रेयर म्यूटेटेड प्रोफेशन, वो भी इतने ज्यादा डेंस नेचर मैजिक के साथ, इंटरेस्टिंग, चलो अब आ जाओ। इतना बोलते हुए वो अपने डैगर्स को बाहर निकालते हैं, एंड हम देखते हैं अब फाइट स्टार्ट होने वाली है। जिसके बाद दोनों ही अपनी जगह से एकदम गायब होते हैं, जहां सबसे पहले इंस्ट्रक्टर अपने बीस्ट मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ अपना बीस्ट मॉन्स्टर भी उन सभी अटैक्स को डिफ्लेक्ट करते हुए इंस्ट्रक्टर को पीछे धकेल देता है। एंड अब यहाँ इस लड़ाई के बीच डायरेक्टर बोलते हैं, ओह ये कितना ज्यादा लॉयल समन है, अगर ये कोई नॉर्मल समन होता तो वो अब तक बैडली इंजर्ड हो चुका होता। चलो देखते हैं। इसके साथ ही हम वापस से फाइट पर कंटिन्यू करते हैं, और अभी भी इंटेंस फाइट स्टार्ट हो रखी होती है। और अब यहाँ लड़ाई को इतना ज्यादा लंबा चलते हुए देख डायरेक्टर बोलते हैं, क्या बात है बूढ़े, तुम थोड़े कमजोर नहीं हो गए। जिसके बाद हम देखते हैं लिन फेंग को, जो कि सोच रहा होता है, आखिर ये अनडेड ही तो है, इन्हें दर्द महसूस नहीं होता, शरीर पर कितने भी घाव लग जाएं, बस थोड़ा सा माना मिलते ही ये फिर से ठीक हो जाते हैं। और वहीं अब हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है। लगता है मैं गलत था, मुझे उम्मीद नहीं थी लिन फेंग सच
सच में इतना ज्यादा टैलेंटेड निकलेगा। लगता है अब मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे समन की ताकत दिखाने का मौका देता हूँ, आप ध्यान से देखो। लेकिन इसी लड़ाई के बीच हमें बताया जाता है नॉर्मल समनिंग ऑक्यूपेशन को एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपने समन से जोड़ा जाता है। एक बार समन खत्म हो जाए तो वो मारा जाता है और कॉन्ट्रैक्ट भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक अपने अनडेड के ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से अनडेड तुरंत ही खत्म हो जाता है। एंड इस चीज को देखने पर इंस्ट्रक्टर खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि अब लिन फेंग रोने लगेगा। खैर, तुम्हें भी खुद महसूस हो गया होगा कि तुम्हारे समन्स खत्म हो चुके हैं, इसलिए तुम उन्हें खुद ही वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे जीनियस स्टूडेंट्स चीजों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं अपने लिन फेंग को, जो कि बिल्कुल नॉर्मली खड़ा होता है। एंड अब इंस्ट्रक्टर भी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या ये थोड़ा सा भी अपसेट क्यों नहीं लग रहा? क्या ये अपसेट इस वजह से नहीं हुआ कि ये इमोशंस के बिल्कुल बियॉन्ड जा चुका है? खैर, फिर तभी हम देखते हैं अचानक अपने लिन फेंग की तरफ से काफी ज्यादा रूट्स आगे बढ़ती हैं और वो सीधा जाकर इंस्ट्रक्टर को जकड़ लेती हैं। जिस चीज को देखने पर इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए बोलते हैं, ओह कम ऑन बच्चे, तो तुमने ये डर्टी सा गेम खेला, आखिरकार तुम्हारे पास कितने ज्यादा सामान्स हैं? इतना बोलने के साथ हम देखते हैं अपना लिन फेंग इंस्ट्रक्टर के ऊपर लगभग अटैक ही करने वाला होता है। एंड इस चीज को देखने पर तो डायरेक्टर भी एकदम शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से लिन फेंग की जितनी भी रूट्स होती हैं वो सभी टूट जाती हैं। एंड इससे पहले कि दोनों एक दूसरे पर अटैक करते, अचानक डायरेक्टर बीच में आ जाते हैं। चलो बहुत हुआ, अब इसे रोक दो। लिन फेंग, तुमने खुद को प्रूव कर दिया है एंड अब तुम क्वालिफाई हो और अब से तुम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी के स्टूडेंट हो। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास तुम्हारे लिए नेचर टाइप का कोई भी इंस्ट्रक्टर नहीं है, जिस वजह से अभी के लिए तुम्हें इंस्ट्रक्टर को चुनने की जरूरत नहीं है। जितना सुनते ही लिन फेंग डायरेक्टर से क्वेश्चन करता है, तो फिर मेरे उस कल्टीवेशन रिसोर्सेज का क्या होगा? अकेडमी तुम्हारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज का खर्चा तय किए गए स्टैंडर्ड्स के अनुसार पूरी तरह उठाएगी। इसके अलावा इस एग्जाम के बेहतरीन कैंडिडेट्स में से एक होने की वजह से तुम सीधे अकेडमी में रजिस्टर भी कर सकते हो। जितना सुनते ही अपना लिन फेंग पूरा खुश हो जाता है। फ्रीडम प्लस में रिसोर्सेज, बेसिकली ये तो जन्नत है। एंड फिर वापस से लिन फेंग डायरेक्टर से बोलता है, तो फिर अभी के लिए मुझे एक जमीन का टुकड़ा चाहिए। जितना सुनने पर डायरेक्टर भी एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो तुम्हें कोई भी प्रीसियस रिसोर्सेज नहीं चाहिए, हाई ग्रेड इक्विपमेंट्स या टॉप टियर आइटम्स नहीं चाहिए, सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा चाहिए। जिस पर लिन फेंग बताता है, हाँ मेरा ऑक्यूपेशन एक स्प्रिट फार्मर है, बिना जमीन के मैं खेती कैसे करूंगा, है ना? आप भी ये मानते हैं? चलो ठीक है, ट्रेनिंग वेस्टलैंड जैसी जगह लंबे समय तक रहने के लिए सबसे सही होती हैं। आखिर ऐसा कौन होगा जो उन्हें नहीं चाहेगा? अगर आगे चलकर तुम्हारी कोई और भी रिक्वेस्ट हो तो सीधे मेरे पास आ जाना। चलो अब पीछे जाकर आराम करो एंड अब नेक्स्ट कैंडिडेट आओ। इसके साथ ही ये वाला सीन खत्म होता है और हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफिस को, जहाँ पर लिन फेंग का एक कार्ड बन चुका है। क्या एक स्प्रिट फार्म मास्टर? सच में ये तो इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है। यहाँ पर एक पर्सन लिन फेंग की फाइल को चेक करते हुए ये सब बोल ही रहा होता है, पर तभी अचानक सामने डायरेक्टर आ जाती हैं। प्रिंसिपल, मेरे पास एक अर्जेंट रिपोर्ट है। ओह क्या है वो? इतना बोलते हुए डायरेक्टर उस रिपोर्ट को प्रिंसिपल को सौंप देती हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम का एक मेंबर ही शियाओ, उसे एक नेक्रोमेंसर ने बुरे तरीके से घायल कर दिया है। शरीर अभी तक नहीं मिला है, लेकिन हमें पूरा शक है कि एक नेक्रोमेंसर हमारी एकेडमी के अंदर घुस चुका है। इतना बोलने के साथ ही ये वाला सीन कट होता है एंड हम देखते हैं वेस्टर्न सिटी ट्रेनिंग वेस्टलैंड को, जहाँ पर अपना लिन फेंग आगे बढ़ रहा होता है। वेस्टर्न सिटी ट्रेनिंग मिल गया। इतना बोलते ही लिन फेंग उस मैप को जला देता है, जिसके बाद फिर एक सिस्टम से पॉपअप आता है, फेंगचुआन शहर के पश्चिम इलाके में मौजूद 100 MU ट्रेनिंग लैंड के इस्तेमाल का अधिकार अब 1 साल तक आपके पास लीज पर है। 1 साल के बाद ये टेम्पररी एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और अभी के लिए ये स्टूडेंट लिन फेंग का है। अब इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद लिन फेंग सोचने लगता है, क्या सिर्फ 1 साल? सच में अकेडमी बहुत ज्यादा कंजूस है। खैर, ज्यादातर लोग 1 साल के अंदर ही फ्रंट लाइन में चले जाते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ ज्यादा बुरा नहीं है। पूरे 100 MU की जमीन और पूरे 1 साल तक ये सब कुछ सिर्फ मेरी होगी। अब जाकर सच में लग रहा है मैं एक असली स्प्रिट फार्म मास्टर बन चुका हूँ। इतना बोलते ही अपना लिन फेंग नेक्रोमेंसर पावर को एक्टिवेट करता है और सभी लोगों को समन कर लेता है। जिसके बाद दूसरी तरफ इशारा करते हुए वो चिल्लाकर बोलता है, ऑल सेट, अब काम का टाइम आ चुका है। इतना बोलने के साथ हम देखते हैं सभी स्पिरिट्स फार्म को बनाने में लग जाती हैं एंड एक एक कर सभी की सभी स्पिरिट्स बहुत ज्यादा मेहनत करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ अपना लिन फेंग वो आराम से बैठकर मजे करने लगता है। मैजिक सच में लाइफ को चेंज कर देता है। जितने भी एंशियंट्स थे वो सच में झूठ तो नहीं बोलते थे। खैर, फिर तभी हम देखते हैं अचानक एक स्पिरिट का हाथ आता है, जिसके बाद अपना लिन फेंग पीछे पलट कर देखता है, अरे तुम तो सच में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया
किया था। जितना सुनने पर स्पिरिट हल्की सी स्माइल करती है, जितना सुनने पर एक स्पिरिट हल्का सा स्माइल करती है। एंड इस चीज को अपना लिन फेंग भी नोटिस कर लेता है। खैर, तुम अनडेड से ये उम्मीद करना कि उनमें अपनी सोच समझ होगी, शायद मैंने उनसे थोड़ी ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी। इतना बोलते ही लिन फेंग आगे की तरफ बढ़ने लगता है। एंड फिर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अनडेड को, जो कि पहले तो नॉर्मल खड़ा होता है, लेकिन लिन फेंग के जाने के बाद वो हल्की सी स्माइल करता है। एंड अब बारी आती है लिन फेंग को फार्म ऑब्जर्व करने की, जहाँ पर लिन फेंग जाकर सभी के सभी फार्म्स, फ्रूट्स सबको ऑब्जर्व करने लगता है। लेकिन फिर अचानक से ही लिन फेंग बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है। बाकी लोग अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन मैं अपनी क्रॉप्स की मदद से यही न्यूट्रिशन और मजबूत फाउंडेशन बनाकर खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाता हूँ। लेकिन अफसोस, लगता है ये असर सिर्फ मेरी क्रॉप्स पर ही होता है। अगर मेरे यील्ड और ज्यादा बड़ा होता तो ये सारे डीमंस भी साधारण मुर्गियों जैसे कमजोर बन जाते। फिलहाल मैं सिर्फ स्पेशल क्रॉप्स को ही नहीं उगा सकता, उन्हें छिपाने के लिए मुझे काफी ज्यादा क्वांटिटी में नॉर्मल क्रॉप्स को भी उगाना होगा, वरना ग्रीन हाउस का ये अजीब सा हाल देखकर लोगों को तुरंत शक हो जाएगा। चलो अब काम पर चलते हैं। इतना बोलते हुए अपना लिन फेंग शवल को उठा लेता है और हम देखते हैं फिर एक दिन बाद का सीन, जहाँ पर शवल से आलू को उगाया जा रहा होता है। एंड ये काम अपना लिन फेंग अनडेड्स को समझा रहा होता है। समझ गए, ऐसे डिग करना है, ध्यान से देखो। जिसके बाद हम देखते हैं अचानक से सभी के सभी अनडेड्स शवल यूज करने लगते हैं। बढ़िया, जब से ये हेल्पर्स मिले हैं वेजिटेबल्स लगाने की स्पीड कई गुना बढ़ गई है। लेकिन फिर तभी अचानक अपना लिन फेंग काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, हे तुम ये क्या कर रहे हो? एंड हम देखते हैं एक अनडेड अपने लिन फेंग के फील्ड में लगे हुए वेजिटेबल को खा रहा होता है। हाँ, तुम ये क्या कर रहे थे? जिसके बाद हमें बताया जाता है ये है अनडेड लिजार्ड, जो कि लेवल 6 की है, और अब इस वेजिटेबल को खाने की वजह से इसकी डेंसिटी और डिफेंस दोनों ही टेम्पररी इंक्रीज हो चुके हैं। एंड अब इन सभी पॉपअप्स को देखने के बाद अपना लिन फेंग सोचने लगता है ये सारे अनडेड लिजार्ड उसी डंजन से मिले हैं, फर्क बस इतना है कि इस वाले ने एक पोटैटो खा लिया था, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी असली क्रॉप्स का इफेक्ट इन अनडेड्स पर भी होता हो। इस चीज को सोचने के बाद ही अपना सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर स्टोरी टेलर आकर बताता है इसके बाद कई दिनों तक लिन फेंग ने लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए और अलग अलग क्रॉप्स का अनडेड्स पर क्या असर पड़ता है उसका पूरा रिकॉर्ड तैयार किया। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस से पर्सन को, जो कि दूर से खड़े होकर अपने लिन फेंग के फार्म को देखकर बोल रहा होता है, ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, जब मैं पहले यहाँ जासूसी करने आया था तब ये सब चीजें यहाँ नहीं थी। इतनी बड़ी पेपर वॉल भी इतनी जल्दी खड़ी कर दी। और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आगे बढ़ता है और उसकी नजरें पड़ती हैं लिन फेंग पर। क्या सिर्फ एक ही पर्सन? कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं? इंटरेस्टिंग। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से उस पर्सन के पैर से एक आवाज हो जाती है, जिसके बाद अचानक जमीन से एक चीज बाहर निकलती है और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक पोटैटो होता है विद रेड अलर्ट। जिसके बाद वो पर्सन जल्दी से पीछे होता है और वो पोटैटो खुद ही ब्लास्ट हो जाता है। ओह, तो तुम्हें लगता है ये छोटे मोटे लेवल के डिफेंस मुझे रोक पाएंगे? पर तभी हम देखते हैं अचानक से और भी कई सारे पोटैटोज आगे बढ़ जाते हैं और अब इतने सारे पोटैटोज को देखने के बाद तो इस पर्सन की हालत भी खराब हो जाती है। व्हाट द हेल, आखिरकार ये सब क्या है? देन हम देखते हैं एक एक करके सभी पोटैटोज फट जाते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। और अचानक से सीन शिफ्ट होता है एक स्प्रिट पर, जो कि एक रूट स्प्रिट की तरह लग रही होती है। एंड साथ ही साथ उसकी आंखें काफी ज्यादा ग्लो करने लगती हैं विद 2 कलर्स, जिसमें एक अनडेड कलर होता है एंड दूसरा होता है फार्मर एबिलिटी वाला। खैर, तभी वापस से हम देखते हैं उस पर्सन को जो कि यहाँ पर स्पाई करने आया था। अगर मुझे ग्रैंड ड्यूक का भरोसा जीतना नहीं होता तो मैं दूसरी बार यहाँ कदम कभी नहीं रखता। पहले मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ, फिर देखते हैं उसके बाद भी तुम एक्सप्लोड कर पाते हो या नहीं। इतना बोलते हुए हम देखते हैं वो पर्सन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। लेकिन फिर तभी वो अचानक इन सभी पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है एंड अचानक से इस स्पाई को फील हो जाता है आखिर ये चल क्या रहा है, ये मॉन्स्टर्स इनके अंदर एक्चुअली अनडेड का मिक्स्ड हो रहा है। इतना सोचते ही अचानक एक फ्लैशबैक इस स्पाई के सामने आता है, जहाँ पर एक चर्च का फादर इसे गाइड कर रहा होता है। इस स्काउटिंग मिशन का तुम्हारा मेन गोल ही शियाओ को मारने वाले नेक्रोमैंसर को ढूंढना है। हमारी पिछली मुलाकात के बाद वो अचानक गायब हो गया था, उससे पहले उसका हमारे क्लैन के साथ एक डील हुआ था। अब यहाँ इन बातों को सोचते ही वो स्पाई समझ जाता है तो यही ही शियाओ का असली छिपने का ठिकाना है। तो फिर वो यहाँ पर क्यों छिपा हुआ है? कहीं उसने हमारे क्लैन के साथ धोखा तो नहीं किया? वो ही शियाओ भी कमाल का बेशर्म है, इमोर्टिलिटी टेक्निक्स पाने के लिए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब बेहतर होगा मैं ज्यादा देर यहाँ पर ना रुकूं और ही शियाओ को ढूंढ लूं ताकि पता चल सके आखिर मैटर क्या है। इतना बोलते ही स्पाई वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद अपना अगले दिन पर सीन शिफ्ट होता है। लिन फेंग वापस से उबासी मारते हुए उठ रहा होता है
एंड अपने फार्म के काम के लिए निकलने लगता है। कल मैंने ज्यादातर खेतों में पहले ही कैटलिस्ट और फर्टिलाइजर डाल दिया था, अब बस बाकी बची हुई जमीन पर काम पूरा करना है। अब इतना रिलैक्स होते हुए लिन फेंग ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, पर तभी अचानक जो चीज उसकी नजरों के सामने आती है उसे देखने पर लिन फेंग पूरे तरीके से हैरान रह जाता है। क्या मेरा ग्रीन हाउस? जिसके बाद हम देखते हैं अपने लिन फेंग का ग्रीन हाउस पूरे तरीके से टूट चुका है और अब उसे आसमान में एक जाइंट बीस्ट उड़ता हुआ दिखता है। ये क्या है? जिसके बाद हम देखते हैं एक बीस्ट पर दो मेंबर्स खड़े होते हैं और उनको देखने पर लिन फेंग बोलता है, आखिरकार लॉ इन्फोर्समेंट वाले ऑफिसर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिसके बाद फिर हम देखते हैं चश्मे वाला पर्सन बोलता है, मैजिक डिटेक्टर के अकॉर्डिंग जो मैजिक ओरा का सोर्स है वो यहीं से आ रहा है। एंड इस चीज को सुनने पर साइड में खड़ा हुआ लंबे बाल वाला इंस्ट्रक्टर बोलता है, क्या ये पहले ट्रेनिंग का वेस्टलैंड नहीं हुआ करता था? तो आखिरकार ये इसमें कैसे बदल गया? क्या यहाँ पर आजकल डीमंस छुपने आने लगे हैं? जितना सुनते ही साइड में खड़ा हुआ पर्सन अपने एक आइटम को चेक करते हुए बताता है, ये लैंड लीज पर ली गई है, ये ऑलरेडी किसी ने रेंट पर ले रखी है, लेकिन फिर भी इसके अंदर डीमन एक्टिविटी ना हो ऐसा मैं नहीं कह सकता, तो इस वजह से सभी लोग थोड़ा ध्यान से रहो। एंड तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर वो इंस्ट्रक्टर हाथ को खड़े करते हुए बोलते हैं, ए सिटीजन, हम लोग लॉ एनफोर्समेंट टीम से हैं। इतना सुनते ही अपना लिन फेंग एकदम एक्टिव हो जाता है, आखिरकार लॉ एनफोर्समेंट वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिसके बाद हम देखते हैं साइड में खड़ा हुआ इंस्ट्रक्टर वापस से बोलता है, हमारे इंस्ट्रूमेंट ने मैजिक ओरा डिटेक्ट किया है, वो भी इसी एरिया के अंदर, तो इस वजह से तुम अपने बैरियर को हटा लो ताकि हम अंदर आकर इंस्पेक्ट कर सकें। हाँ, क्योंकि हमें भी एग्जैक्ट सिचुएशन के बारे में नहीं पता है। इतना सुनने के बाद अपना लिन फेंग बोलता है, क्या मैजिक ओरा? आखिरकार यहाँ पर मैजिक ओरा कैसे हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले ही ये लैंड मैंने रेंट पर ली है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं इन दोनों पर्सन के पीछे से भी एक और पर्सन आते हुए बोलता है, आखिरकार एक फार्मर को बैरियर खोलने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? अभी कुछ टाइम पहले ही टूका को डीमंस ने मार दिया और अब यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी भी दिखाई दे रही है। अगर तुम मुझसे पूछो तो ये क्लियरली डीमन स्पाई है। अब यहाँ पर इतनी ज्यादा कोल्ड आवाज सुनते ही अपना लिन फेंग भी पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और अब उसके मन में भी एक डर बैठ जाता है, कहीं इन लोगों को मेरे नेक्रोमेंसी पावर का पता तो नहीं चल गया। जहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेनिंग वेस्टलैंड वेस्ट ऑफ द सिटी के बैरियर के बाहर की तरफ, जहाँ पर एक पर्सन बैरियर के बाहर की तरफ खड़े होकर अपने लिन फेंग से बोलता है, भाई अभी के अभी सरेंडर कर दो। और इस चीज को देखने पर पहले आए हुए पर्सन आपस में बात करने लगते हैं। लगता है हेरू ने थोड़ा ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। सबसे पहले तू का अभी अभी मारा गया और अब यहाँ डिमोनिक एनर्जी भी दिखाई दे रही है। सच कहूँ तो पूरी सिचुएशन काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रही है। अब यहाँ इन बातों को सुनने के बाद साइड में खड़ा हुआ एक पर्सन आगे बढ़कर बोलता है, स्टूडेंट लिन फेंग, प्लीज आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कीजिए और तुरंत बैरियर को खोल दीजिए। अब यहाँ इस बात को सुनने पर लिन फेंग सोचने लगता है मुझे कोई ऐसा तरीका सोचना पड़ेगा जिससे ये लोग खुद ही यहाँ से चले जाएं। एंड इतना सोचने के साथ ही लिन फेंग अपनी चाल चलना शुरू करता है। मेरा प्रोफेशन इतना ज्यादा लो रहा है कि कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। मैं तो बस एक शांत जगह ढूंढना चाहता था जहाँ आराम से अपनी कल्टीवेशन पर फोकस कर सकूं, लेकिन अब तो आप लोग भी लॉ इन्फोर्समेंट टीम के मेंबर होकर मुझ पर इतना बड़ा सस्पिशन कर रहे हो। जिस चीज को सुनने के बाद पीछे खड़ा हुआ असिस्टेंट आगे वाले इंस्ट्रक्टर से बोलता है, कैप्टन ये तो पहले ही काफी ज्यादा बेबस और मासूम लग रहा है। जितना सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, ये कितना ज्यादा एनोइंग है और तो और ये ऐसी घटिया चाले भी चल रहा है। इतना बोलने के साथ ही इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा गुस्से में अपने फीस्ट को प्रिपेयर करते हुए डायरेक्ट लिन फेंग पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो अटैक बैरियर को क्रॉस करते हुए सीधा लिन फेंग पर लगता है, लेकिन जैसे ही सीन शिफ्ट होता है लिन फेंग पर, हम देखते हैं उसने इंस्ट्रक्टर के हाथ को पकड़ दिया होता है। ये तो बहुत बुरी बात है, मेरी फिजिक इतना ज्यादा बूस्ट हो चुकी है कि इसका पंच मुझे जरा भी हर्ट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं लिन फेंग अचानक से नाटक करते हुए नीचे गिर जाता है, पर वहीं सामने खड़े हुए इंस्ट्रक्टर लिन फेंग से बोलते हैं, मैंने उस अटैक में अपनी बहुत ज्यादा पावर लगा दी थी, फिर भी तुम बिल्कुल ठीक हो, अब तो तुम और भी ज्यादा सस्पिशियस लग रहे हो। पर इस बात को सुनते ही लिन फेंग वापस से अपनी एक चाल चलता है कि आप मुझसे जबरदस्ती कन्फेस करवाना चाहते हैं ताकि ये केस जल्दी से क्लोज हो जाए। देन फिर हम देखते हैं अचानक से इस बात को सुनते ही पीछे नए वाला पर्सन आते ही उस पुराने वाले इंस्ट्रक्टर को थप्पड़ मारते हुए बोलता है, हेरू जरा शांत हो जाओ और मुझे ध्यान से देखो, क्या मैं सच में किसी डीमन जैसा दिख रहा हूँ? डीमन का नेचर मैजिक से कोई भी लेना देना नहीं होता, ये बात तो 6 साल के बच्चे को भी पता है। देन फिर हम देखते हैं अचानक से असिस्टेंट अपने लिन फेंग को खड़े करते हुए बोलता है, स्टूडेंट लिन फेंग, ऐसा लगता है कि तुम्हें गलत समझा गया है, तुम्हारी नेचर मैजिक बिल्कुल प्योर है, हम अपनी रिपोर्ट में सिचुएशन को प्रॉपरली क्लियर कर लेंगे। जितना सुनने के बाद लिन फेंग तुरंत ही खड़े होकर असिस्टेंट से बोलता है, सच में आप काफी ज्यादा ईमानदार और ऑफिशियल हैं। अरे नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन फिर
तभी हम देखते हैं अचानक से हेरू वापस गुस्से में आ जाता है और वो अपने लिनफेंग पर अटैक करने ही वाला होता है कि उससे पहले असिस्टेंट और इंस्ट्रक्टर दोनों ही अपने लिनफेंग को कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से हेरू अटैक नहीं कर पाता और थोड़ी देर बाद वो सभी चुपचाप वहां से चले जाते हैं। कितना बड़ा झंझट है, लगता है सिर्फ फार्मिंग करते रहना अब काफी नहीं होगा, अब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अब यहाँ पर अपना लिनफेंग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी एक चीज उड़ते हुए लिनफेंग के सामने आती है और वो बोलती है, फ्रेशमैन लिनफेंग, कल सुबह 10 बजे एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड पर रिपोर्ट करना, वहाँ फ्रेशमैन बैटल की रैंकिंग के मैचेस होंगे और उसमें हिस्सा लेना सभी के लिए मैंडेटरी है। एकेडमी का फेयर्स ऑफिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकेडमी। इतनी इन्फॉर्मेशन देते ही अचानक से वो चीज टूट जाती है और अपना लिनफेंग सोचने लगता है, आखिरकार एक पीसफुल लाइफ जीना इतना ज्यादा हार्ड क्यों है। खैर तभी अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं एक लेडी और एक ऑफिसर खड़े होकर दूर से ये सभी चीजें नोटिस कर रहे होते हैं। कमाल है, इसका नेचर मैजिक सच में बेहद प्योर और काफी ज्यादा पावरफुल है। हेडमास्टर, क्या ये लड़का सच में सिर्फ एक फार्मर है? नहीं, पक्का तो नहीं कह सकते, सिस्टम में इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोफेशन स्प्रिट फार्म मास्टर दिखाई दे रही है। क्या बात है, नेचर लेवल 50 की महान आर्चमेज वेला, क्या तुम भी इसमें इंटरेस्ट लेने लगी हो? इतना सुनते ही वेला बोलती है, लगता है ये कोई मैच्योर्ड प्रोफेशन वाला है और ऐसा भी महसूस हो रहा है कि ये कुछ बड़ा सीक्रेट छिपा रहा है। फिर भी इसका सिर्फ नेचर मैजिक दिखाना ही काफी है ये साबित करने के लिए कि इसका डीमन से कोई लेना देना नहीं है। डीमंस कभी भी इतने प्योर नेचर मैजिक की फेक कॉपी नहीं बना सकते और यही बात उन्हें पूरे तरीके से एक्सपोज कर देती है। जितना सुनते ही हेडमास्टर बोलते हैं, बिल्कुल सही, फिलहाल इससे लोगों के सारे डाउट्स खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन असली शो तो अभी शुरू होना बाकी है। इतना बोलने के साथ ही वो एक मैजिक को कास्ट करते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी के फ्रेशमैन ट्रेनिंग ग्राउंड में, जहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स आए होते हैं। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या हमने पहले ही इंटरव्यू फिनिश नहीं कर दिए थे और यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टर्स भी चुन लिए थे, तो फिर ये वापस से एक टेस्ट क्यों होने वाला है? हाँ, खैर मुझे तो ये लगता है कि अब से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। इसी तरीके से काफी सारे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक से इंस्ट्रक्टर आ जाती हैं। सभी लोग शांत हो जाओ, मुझे पता है तुम्हारे पास पूछने के लिए काफी ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। आखिर एकेडमी ने इंस्ट्रक्टर इंटरव्यू के बाद फिर से ये एंट्री रैंकिंग टेस्ट क्यों रखा? खैर इस चीज के पीछे एक रीजन है। कल मिलिट्री फ्रंट से एक अर्जेंट न्यूज मिली है, डीमंस अटैक अचानक से बहुत तेज हो गई हैं और थर्ड बैरियर के बाहर मौजूद वो फोर्ट्रेस अब गिरने की कगार पर पहुंच चुकी है, जिस वजह से एकेडमी को सीधे ऑर्डर्स मिले हैं, हमें जितनी जल्दी हो सके फ्रेश फोर्स की एक टीम को फ्रंट लाइन पर भेजना होगा। जितना सुनते ही सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं, क्या फ्रंट लाइन पर? लेकिन हमने तो अभी अभी एकेडमी को ज्वाइन ही किया है, क्या हमें पहले पढ़ाई और कल्टीवेशन पर फोकस नहीं करना चाहिए? अब वापस से इतने सारे क्वेश्चंस को सुनते ही इंस्ट्रक्टर बोलती हैं, अगर अगला डीमन टाइड समय से पहले आ गया और फ्रंट लाइन टूट गई तो डीमंस आर्मी सीधा त्यांगवू फेंगचुन सिटी पर अटैक कर देंगी। उस वक्त क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ आराम से कल्टीवेशन कर पाओगे? ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि क्राइसिस के इस टाइम में ह्यूमैनिटी की तरफ से एक जरूरी कॉल अप है। ऐसे वक्त में कोई भी इंसान पीछे नहीं हट सकता। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर आइलिंग भी आई होती है, वो भी अपने छोटे भाई के साथ। लेकिन वहीं आइलिंग अपने लिनफेंग को देखने पर पता नहीं क्यों अचानक से ब्लश करने लगती है और वो खुद ही खुद बातें करने लगती है, कोई बात नहीं, ज्यादा टेंशन मत लो, वो इतना आउटस्टैंडिंग है, क्या लगता है उसे भी ड्राफ्ट के लिए चुन लिया जाएगा? खैर तभी हम वापस से इंस्ट्रक्टर पर आते हैं, जो कि बोलती हैं, आप सभी फ्रेशमैन तुरंत अपने ट्रेनिंग ग्रुप्स में जाएं और लाइव कॉम्बैट टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। जितना सुनते ही सभी लोग अपने अपने रूम की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर अपना लिनफेंग आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है, ऐसे टाइम पर फार्मर जैसे प्रोफेशन वाले लोगों को शायद फ्रंट लाइन पर नहीं भेजा जाएगा, है ना? अगर सच में ऐसा हुआ तो मेरा पूरा प्लान सफल हो जाएगा। देन फिर अपना सीन शिफ्ट होता है डायरेक्ट लाइव कॉम्बैट पर, जहाँ पर अपना लिनफेंग एक लड़की के सामने खड़ा होता है एंड वो लड़की अपने लिनफेंग को काफी ज्यादा हल्के में लेते हुए बोलती है, अरे स्प्रिट फार्म मास्टर, सुना है तुम डॉज करने में काफी माहिर हो, खैर तुम मेरी फ्लेम्स के सामने एकदम राख बन जाओगे। इतना बोलते ही अचानक से वो लड़की लिनफेंग पर अटैक कर देती है और दूसरी ही तरफ अपना लिनफेंग भी उस अटैक को डॉज करते हुए बोलता है, बहुत ज्यादा स्लो हो, तुम्हारी मैजिक पावर अभी उतनी ज्यादा कंडेंस्ड नहीं हुई है, इतने वीक फ्लेम से तो तुम मेरे स्वीट पोटैटोज को भी रोस्ट नहीं कर सकती। इतना सुनते ही वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपने एक अटैक को कास्ट करने लगती है, फ्लेम स्प्रिट, जो कि वर्ल्ड के एंड में सो रही हो, मेरी कमांड सुनो। अब यहाँ पर ये लड़की अपने अटैक को प्रिपेयर ही कर रही होती है, उससे पहले लिनफेंग आगे बढ़कर उसके पेट में एक पंच मारते हुए बोलता है, तुम्हारी कास्टिंग टाइम सच में बहुत ज्यादा लंबी है। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है एंड इसी तरीके से अपना लिनफेंग काफी सारे मैचेस को आराम से जीत लेता है। जिसके बाद खड़े होकर लिनफेंग सोचने लगता है, मैंने पहले ही काफी सारे ओपोनेंट्स को हरा दिया है, अब इतना काफी है, अगले मैच में मैं आराम से हार सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं एक लेडी अपने
लिन फैंग की तरफ वाटर लेकर आगे बढ़ती हैं। तुम्हारे टैलेंट और पोटेंशियल को देखकर तुम इससे भी कहीं ऊंचे स्टेज तक पहुंचने की पूरी क्वालिफिकेशन रखते हो। जितना सुनते ही लिन फैंग कंफ्यूज हो जाता है, क्या हायर स्टेज? जिसके बाद फिर वेला वापस से बोलती है, क्रेडिट्स कमाओ, सभी असेसमेंट्स पास करो, फिर तुम्हें और भी एडवांस्ड सनवील एकेडमी में प्रमोट होने का मौका मिलेगा। वहां तुम्हें और भी बेहतर कल्टीवेशन टेक्निक मिलेंगी, स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्टर्स होंगे और शायद लेजेंडरी वेपन या पावरफुल मैजिकल माउंट्स पाने का एक मौका भी मिलेगा। अब यहाँ पर इस ऑफर को सुनते ही अपना लिन फैंग पास्ट में हुए उस अटैक को सोचते हुए बोलता है, तुम्हारे ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। इतना सुनते ही अचानक विला बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, जरूरत नहीं है तो फिर बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर अपना लिन फैंग बोलता है, मुझे बस जमीन का एक बड़ा और पहले से भी बेहतर पीस चाहिए ताकि मैं आराम से बिना किसी परेशानी के फार्मिंग कर सकूं। एंड अब इस ऑफर को सुनने के बाद वेला बोलती है, तुम शायद मेरी बात को समझे नहीं, मेरा मतलब तुम्हारे फाइनल गोल से था, यानी उन खेतों के बाद तुम आखिर क्या करना चाहते हो? जिस पर लिन फैंग वापस से बोलता है, मैं और भी ज्यादा जमीन पर खेती करना चाहूंगा ताकि जितने भी लोग फार्मिंग करना चाहते हैं उन सब के पास काम करने के लिए अपनी अपनी फील्ड्स हों। एंड अब लिन फैंग की बातों को सुनने पर वेला भी सोच में पड़ जाती है, और भी ज्यादा जमीन, ये तो तुम्हारी अलग ही इच्छा है, क्या ही अलग तरीके का एम्बिशियस सपना है। देन फिर तभी हम देखते हैं अचानक से हेडमास्टर भी आ जाते हैं। अगर मुझे सही से याद है तो तुम पहले ही वेस्टलैंड इन द वेस्ट ऑफ द सिटी को डेवलप कर रहे हो, क्या तुम नहीं कर रहे? और क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है? जिस पर अपना लिन फैंग वापस बोलता है, अरे अगर फार्मिंग की बात हो तो जितनी ज्यादा लैंड मिलेगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पर अपना लिन फैंग बात कर ही रहा होता है, पर तभी अचानक से वापस अनाउंस हो जाता है, लिन फैंग वर्सेस अलाइंग। तो फिर चलो मैं चलता हूँ, मेरी फाइट का टाइम हो चुका है। एंड अब अपने लिन फैंग को ऐसे जाते हुए देख हेडमास्टर बोलते हैं, ये लड़का सच में बहुत सीधा साधा है, इसके मन में जरा भी लालच नहीं है। जितना सुनने पर वेला बोलती है, अगर उस बच्चे की बस इतनी सी इच्छा है तो उसे वो जमीन दे ही दो। चलो ठीक है, वैसे तुम बताओ क्या तुम उसे स्टूडेंट के तौर पर अपनाओगी? जिस पर वेला बोलती हैं, हाँ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लड़का है। इतना बोलने के साथ अपना सीन शिफ्ट होता है बैटलफील्ड में, जहाँ पर लिन फैंग अलाइंग के सामने खड़ा होता है। एंड अलाइंग अपने लिन फैंग से बोलती है, मैंने सच में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं तुमसे फाइट करूंगी, मैं इस मैच के अंदर अपना फुल पोटेंशियल लगा दूंगी। जिस पर फिर अपना लिन फैंग हल्की स्माइल करते हुए बोलता है, क्या सच में? मैंने भी प्लान कर रखा है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और सरेंडर कर दूंगा। इतना सुनते ही अलाइंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? इतना बोलते ही अलाइंग अपने लिन फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जहां अब अपना लिन फैंग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचने लगता है, सीरियसली मैच शुरू होते ही तुम तो सीधा सरेंडर करने वाले थे और अब ऐसी हरकत कर रहे हो? जहां पर हम देखते हैं अपने लिन फैंग ने अलाइंग को पकड़ लिया होता है, लेकिन दूसरे ही पल अलाइंग भी उस कैद से बाहर आ जाती है। एंड दूर खड़े हुए वेला और हेडमास्टर भी अपने लिन फैंग को देखते हुए बोलते हैं, लेवल 10 से भी नीचे का एक स्टूडेंट और उसकी मैजिक पावर इतनी ज्यादा प्योर कैसे हो सकती है? हाँ, जब मैंने इसे पहली बार देखा था तब भी मैं बिल्कुल पूरे तरीके से शॉक हो गया था। नेचर पाथ में पहले ही लेवल 30 तक पहुंच चुका इंसान भी इतनी ज्यादा प्योर मैजिक नहीं दिखा सकता। इस लड़के की फ्यूचर अचीवमेंट्स की तो कोई भी लिमिट नहीं है। सच में ऐसा टैलेंट बहुत ज्यादा रेयर होता है, अगर इसके साथ सही टीचर हो तो ये बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक जा सकता है। जितना सुनने पर वेला बोलती हैं, तो फिर ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है, अब से मैं इसे अपना टीचर बनाऊंगी। जितना सुनते ही हेडमास्टर बोलते हैं, बुरा नहीं है, अगर तुम इसकी इंस्ट्रक्टर बन जाओ तो शायद ये और भी तेजी से ग्रो करेगा। पर तभी अचानक हेडमास्टर को बात समझ में आती है, रुको, तुमने ये बात उल्टी बोल दी। जिस पर वेला बोलती हैं, नहीं नहीं, मेरा मतलब था मैं इसे अपना टीचर बनाना चाहती हूँ। इस बात को सुनने पर हेडमास्टर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या डीमंस ने तुम्हारा दिमाग तो नहीं जला दिया? पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वेला को, जो अभी भी काफी ज्यादा खुश होते हुए हेडमास्टर से बोलती हैं, चाहे जो भी हो मैं फिर भी इसकी डिसाइपल बनकर ही रहूंगी। खैर फिर तभी हम वापस से देखते हैं अपना लिन फैंग काफी ज्यादा पावर यूज करते हुए डायरेक्ट आइलिंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और वहीं दूसरी तरफ आइलिंग भी उसी बीच अपने लिन फैंग पर अटैक कर देती है। जिसके बाद अपना लिन फैंग जल्दी से उस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर मन ही मन सोचने लगता है, मैं अपनी ताकत पहले ही काफी दिखा चुका हूँ, अब बस थोड़ा वीक बनने की एक्टिंग करनी है और आराम से मैं अपनी हार एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं पीछे खड़े हुए हेडमास्टर अपने लिन फैंग से बोलते हैं, सुनो लड़के, अगर तुम इसी तरह आलस करते रहे तो एकेडमी तुमसे वो वेस्ट वाला प्लॉट वापस ले लेगी और उस जमीन का यूज किसी और चीज के लिए करेगी। इतना सुनते ही हम देखते हैं अपना लिन फैंग पूरे तरीके से चेंज हो जाता है, क्या मेरी जमीन वापस ले लेंगे? ये तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा।
एंड अब अपने लिन फैंग का चेंज आइलिंग भी सेंस कर लेती है। इसका ऑरा अचानक से पूरी तरह बदल गया। अभी तक तो ये सिर्फ डिफेंस होकर लड़ रहा था, लेकिन अब ये पहली बार अपनी असली ताकत के साथ सीरियस फाइट करने जा रहा है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं अपना लिन फैंग एक अटैक को कास्ट करने लगता है एंड वहीं उस अटैक को डिफेंस करने के लिए आइलिंग भी अपने स्पेल को पढ़ने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं अचानक आइलिंग का वो अटैक सीधा लिन फैंग की तरफ आगे बढ़ जाता है, लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ लिन फैंग अपने सिर्फ एक फीस्ट की मदद से ही उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। चलो अब तुम मेरा सीरियस पंच देखो। इतना बोलने के साथ ही लिन फैंग काउंटर अटैक करने के लिए भी आगे बढ़ जाता है, जहां पर हम देखते हैं लिन फैंग का अटैक आइलिंग के चेहरे के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच जाता है। कितनी ज्यादा खतरनाक पावर है। एंड देन हम देखते हैं अचानक से अपना लिन फैंग हंसते हुए बोलता है, मुझे जीतने देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। एंड अब इस चीज को देखने के बाद तो बाकी सभी खड़े हंटर्स भी पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं। लिन फैंग वो फार्मर, क्या वो हमसे अपनी रियल पावर को छिपा कर लड़ रहा था? उसके सामने तो असली फार्मर मैं ही लग रहा हूँ। देन फिर हम देखते हैं यहाँ पर हीरू को, जो कि अपने लिन फैंग को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर बोलती हैं, बिल्कुल सही, नेचुरल पावर पर ऐसा कंट्रोल जैसे इंसान अपने हाथ की उंगलियों को कंट्रोल करता है। ये तो ओरिजिन लेवल के बहुत करीब की मास्टरी है। देन फिर हम देखते हैं सिस्टम से अनाउंस होता है इस मैच का विनर है लिन फैंग। और तभी हम देखते हैं लिन फैंग ने आइलिंग पर अटैक नहीं किया होता, जस्ट आइलिंग के गिरने से ही अपना लिन फैंग मैच को जीत जाता है। और अपने लिन फैंग की ऐसी दरिया दिली को देखते हुए आइलिंग भी ब्लश करते हुए लिन फैंग से बोलती है, तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं दिल से अपनी लॉस को एक्सेप्ट करती हूँ। जिसके बाद फिर इसके जवाब में लिन फैंग बोलता है, असल में तो तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मेरे पास तो बस थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेंथ है, बस इतना ही। और वहीं दूसरी तरफ लिन फैंग सोच रहा होता है, मैंने बस आज अपनी जमीन को खो ही दिया था, मैं बहुत ज्यादा क्लोज था। पर तभी अचानक से हेडमास्टर अपने लिन फैंग की पीठ को थपथपाते हुए बोलते हैं, बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं, अब जाकर तुमने अपनी असली ताकत को दिखाया है। उसके बाद फिर अपना लिन फैंग भी हेडमास्टर से बोलता है, मुझ पर दया दिखाने के लिए आपका शुक्रिया हेडमास्टर। जिस पर हेडमास्टर आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, मेहनत करते रहो, मैं देखना चाहता हूँ कि आगे चलकर तुम कितनी ऊंचाइयों तक पहुँचते हो। लेकिन वहीं हम देखते हैं अपने लिन फैंग के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। बूढ़े आदमी, मेरी जमीन की धमकी देकर मुझे डराने की कोशिश की ना, बस इंतजार करो, एक दिन इसका जवाब जरूर दूंगा। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना लिन फैंग सभी टेस्ट को पास करने के बाद वहाँ से जाने लगता है। उस बूढ़े आदमी ने मुझे मेरी जमीन की धमकी दी, देखो अब आगे आगे मैं उसका क्या करता हूँ। अब यहाँ पर लिन फैंग आगे बढ़कर यही सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से एक और पर्सन आकर लिन फैंग से बोलती है, लिन फैंग प्लीज कल्टीवेशन के लिए मुझे गाइड करो। एंड अब इस चीज को सुनते ही लिन फैंग तो पूरे तरीके से शॉक हो जाता है, क्या तुम्हें गाइड करूँ? क्या तुम ठीक हो जो तुम एक फार्मर से कल्टीवेशन गाइड मांग रही हो? देन फिर हम देखते हैं वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अपने लिन फैंग को बताती है, मेरा नाम वेरा है, हमारी पहले कभी भी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने अभी अभी आपका मैच देखा है, नेचर माना पर आपका कंट्रोल सच में कमाल का है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने आज तक किसी को भी नेचर पावर को इतनी वेटिलिटी और इतनी अमेजिंग स्ट्रेंथ के साथ यूज करते हुए नहीं देखा। मैं काफी समय से अपने करंट रिल में ही अटकी हुई हूँ, मुझे लगता है आपका पाथ मुझे नई इंस्पिरेशन दे सकता है, प्लीज आप मुझे गाइड कर दीजिए। अब यहाँ पर ये सब कुछ बातें सुनने के बाद लिन फैंग बोलता है, तुम भी नेचर टाइप मेज हो? मैंने सुना है कि नेचर टाइप इंस्ट्रक्टर अभी भी बैटलफील्ड पर हैं, क्यों ना तुम थोड़ा और वेट कर लो, वैसे भी मुझे तो बस फार्मिंग ही करना आता है। पर तभी हम देखते हैं वेला वापस से बोलना शुरू करती है, जो स्किल टीचर थे वो सब बैटलफील्ड पर जा चुके हैं, मैं आपसे फॉर्मल डिसाइपल बनने की जिद नहीं कर रही, बस इतना चाहती हूँ कि कभी कभी आपकी फील्ड्स पर आकर ऑब्जर्व कर सकूं और कुछ सीख सकूं, चाहे मुझे आपकी फार्मिंग में छोटे मोटे कामों में मदद क्यों ना करनी पड़े, या बस आपके साथ रहकर आपकी नेचुरल ऑरा को फील करने का मौका मिल जाए, मेरे लिए सिर्फ वही काफी होगा, प्लीज। इतना बोलते हुए वेला अपने लिन फैंग के सामने बो करने लगती है, पर वहीं अपना लिन फैंग अभी भी सोच रहा होता है, नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता, अगर किसी को पता चल गया कि मैं अपनी फील्ड्स के अंदर क्या उगा रहा हूँ तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा और मेरे सीक्रेट्स तुरंत एक्सपोज हो जाएंगे। इतना सोचने के बाद अपना लिन फैंग बोलता है, माफ करना, मैं तो सिर्फ एक फार्मर हूँ, तुम्हें सिखाने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मेरे पास बस थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ है, मैं फाइटिंग में इतना अच्छा नहीं हूँ। पर तभी हम देखते हैं अचानक से हेडमास्टर अपने लिन फैंग के पीछे आ जाते हैं, देखो वो इतनी ज्यादा विनती कर रही है, मेरी खातिर ही सही उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो। इतना बोलते ही हेडमास्टर अपने लिन फैंग के कान में कुछ फुसफुसाने लगते हैं, क्या ये बात तो ठीक नहीं लग रही। पर तभी अचानक लिन फैंग बोलता है, तो फिर तय रहा, अब यही फाइनल डिसीजन है। जितना सुनने पर यहाँ पर वेला भी खुश हो जाती है, सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट लिन फैंग, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको जरा भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, क्या मैं कल आ सकती हूँ? नहीं बल्कि मैं आज से ही आना चाहती हूँ। जितना सुनने पर अपना लिन फैंग थोड़ा ब्लश करते हुए बोलता है, जैसा तुम्हें ठीक लगे
वैसे भी मेरे फार्म्स वेस्ट साइड ऑफ द सिटी में ही हैं। फिर इसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है अपने लिनफेंग के फार्म के आउटसाइड में, जहाँ पर वेला सभी काम करते हुए लिनफेंग से बोल रही होती है, लिनफेंग क्या यहाँ पर कुछ और भी काम है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकूं? और वेला को ऐसे काम करते हुए देख लिनफेंग सोचने लगता है कि वेला तो सच में काफी ज्यादा सीरियस है, लेकिन इसे किसी भी हालत में ग्रीन हाउस के अंदर उग रही क्रॉप्स को नहीं देखने दे सकता। इतना सोचने के बाद लिनफेंग वेला से बोलता है, फिलहाल फार्म के बाहर ही घूमकर आसपास का एनवायरनमेंट अच्छे से समझ लो, मैं अभी नई ब्रीड की सीडलिंग की देखभाल में बिजी हूँ। देन हम देखते हैं यहाँ पर वेला सभी क्रॉप्स को अच्छे से देखते हुए सोचने लगती है, असल में इन सभी क्रॉप्स को प्योर नेचुरल माना से उगाया गया है। ये हाई ग्रेड क्रॉप हैं जिनमें टेम्परेरी एट्रीब्यूट्स बफ भी मौजूद हैं। लिनफेंग तुम सच में मुझे और भी ज्यादा क्यूरियस कर रहे हो। देन उसके बाद हम देखते हैं पूरे 1 घंटे बाद का सीन, जहाँ पर वेला एक चीज को उठाकर उसे घूर रही होती है। ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। पर तभी अचानक अपना लिनफेंग पीछे से आकर पूछता है, वेला क्या कुछ गड़बड़ है? स्टूडेंट लिनफेंग, क्या ये सारी क्रॉप सिर्फ एक ही नॉर्मल सी सॉइल पर उगाई गई हैं? हाँ, ये सभी क्रॉप्स प्लेन ओल्ड डर्ट पर उगाई गई हैं। तो इसका मतलब तुमने कोई भी मैजिकल क्रिस्टल पावर या फिर एलिमेंट सॉइल का यूज नहीं किया? जिस पर अपना लिनफेंग बताता है, सोचा तो था, लेकिन माना क्रिस्टल पाउडर और ऐसे फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, मेरी इतनी कम कमाई में उन्हें खरीदना बिल्कुल नामुमकिन ही है। जिसके बाद फिर वेला बताती है, देखो ये क्रॉप शायद सही न्यूट्रिशंस ना मिलने की वजह से कमजोर पड़ गई है। एंड इतना बताने के साथ ही वेला सोचती है, लिनफेंग की नेचुरल माना ये तो सच में बहुत ज्यादा कमाल की है, और अगर ऐसा है तो शायद मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हूँ। इतना सोचते ही वेला बोलती है, एक्चुअली एकेडमी का एक रूल है, डंजन्स से मिलने वाले कोर मटेरियल्स को एकेडमी वेयर हाउस में एक्सचेंज करके उनकी जगह जरूरत के स्पेशल आइटम्स लिए जा सकते हैं। जितना सुनते ही अपना लिनफेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्या तुम सच में सीरियस हो? हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल के लिए स्ट्रॉम एकेडमी के लेवल 10 डंजन ग्लूम फॉरेस्ट के फाइनल बॉस कोबोल्ड चीफ 10, उसे चीफ 10 फैंग एकेडमी वेयर हाउस में एक्सचेंज किया जा सकता है और उसे एक्सचेंज करके अर्थ प्लस की एक बोतल ली जा सकती है। लेकिन लेवल 10 डंजन की डिफिकल्टी काफी हाई होती है, उसे क्लियर करने के लिए आमतौर पर 5 लोगों की टीम चाहिए होती है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, पर मेरे सुनने में ये भी आया है कि एकेडमी इस तरह के रूल्स को बहुत जल्दी कैंसिल करने वाली है। जितना सुनते ही अपना लिनफेंग तो पूरे तरीके से एक्साइट हो जाता है, क्या बात है, ये तो कमाल की न्यूज है, मैं अभी इसी वक्त डंजन के लिए निकल जाता हूँ। एंड इतना बोलने के साथ लिनफेंग वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेला को, जो कि लिनफेंग को ऐसे जाते हुए देख बोलती है, शायद सिर्फ एक सच्चा प्योर हार्ट वाला इंसान ही इतनी प्योर नेचुरल माना को जन्म दे सकता है। इतना बोलने के साथ अपना सीन शिफ्ट होता है लेवल 10 के डंजन शैडो डीप वुड में, जहाँ पर हम देखते हैं काफी सारी टीम्स भी आई होती हैं, पर वो अपने लिनफेंग को ऐसे जाते हुए देख आपस में बातें करने लगते हैं। अरे उस फार्मर को देखो, ये यहाँ दौड़ते हुए क्या कर रहा है, लगता है गलती से गलत जगह आ गया। अरे इसके हाथ में तो फार्मिंग वाली हो भी है, क्या ये डंजन में सब्जियां खोदने आया है? हाँ, ये तो फ्रेशमैन लिनफेंग है, मुझे याद है ये अभी सिर्फ लेवल 8 पर है, फिर भी लेवल 10 डंजन में आने की हिम्मत कर ली, लगता है ये पूरे तरीके से पागल हो गया है। खैर फिर तभी अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर लिनफेंग इंस्ट्रक्टर्स को अपना ऑफर लेटर देते हुए बोलता है, इंस्ट्रक्टर मैंने अप्लाई कर दिया था कि मैं शैडो डीप वुड के अंदर सोलो एंटर कर सकूं। अब यहाँ इस चीज को देखने पर इंस्ट्रक्टर्स बोलते हैं, बच्चे तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा कम है और साथ ही तुम अकेले भी जा रहे हो, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। पर तभी अपना लिनफेंग बोलता है, अकेडमी के रूल्स में लिखा है कि कोई भी स्टूडेंट इनरोल कर सकता है, तो प्लीज मुझे एंटर करने के लिए मदद करो। जिसके बाद हम देखते हैं अपने लिनफेंग के पीछे वेला भी आ चुकी होती है, और वेला को देखने पर इंस्ट्रक्टर कुछ बोलने वाला होता है, तुम तो, पर इससे पहले कि इंस्ट्रक्टर कुछ बोल पाता, वेला उसे शांत करा देती है। एंड इंस्ट्रक्टर भी बात को घुमाते हुए बोलता है, रूल्स तो सच में यही कहते हैं, गुड लक और हमेशा अपनी लिमिट्स के अंदर ही फाइट करना, अगर लगे कि जीत नहीं सकते तो तुरंत रिट्रीट कर जाना। एंड तभी हम देखते हैं अपना लिनफेंग डंजन के अंदर जाने लगता है, पर वहीं उसे ऐसे जाते हुए देख सभी लोग पीछे से बोलते हैं, क्या ये सच में बेवकूफ है? आखिर ये तो बस नया नया रिक्रूट हुआ है, एक साधारण कैनन फोडर, हमारे जैसे इलाइट स्टूडेंट्स के सामने इसका कोई भी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। बेहतर होगा कि ये वहीं डंजन के अंदर खत्म हो जाए, ऐसे वीक जूनियर की वजह से हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकेडमी की रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब होती है। खैर इसके बाद ये अपना सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं लिनफेंग के ऊपर काफी सारे मोस्टर अचानक अटैक कर देते हैं। पर तभी लिनफेंग बोलता है, हीशियाओ ये युई मेरे रास्ते को क्लियर करो, तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ और सीधे आगे बढ़ते रहो, इस मिशन को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी फिनिश करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अनडेड आर्मी लगातार सभी मॉन्स्टर्स को किल करना शुरू कर देती है, और वहीं दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स को खत्म होने के बाद अपना लिनफेंग उन्हें आर्मी के अंदर शामिल करने लगता है। चलो अब जाग जाओ
जाओ और मेरे वॉरियर्स बन जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं छोटे छोटे कोबोल्ट्स अनडेड को। पर तभी अचानक से फॉलन शैडो कोबोल्ट चीफ्टेन लेवल 12 का आ जाता है, जो कि इस डंजन का बॉस मोस्टर है। पर उसको देखने पर लिन फेंग बोलता है, तो ये है फाइनल बॉस। खैर इस डंजन के अंदर इतना ज्यादा इम्प्रेसिव तो कुछ भी नहीं था। चलो तुम सभी लोग अब जल्दी से जाओ और इसे खत्म कर दो। उबासियां लेते हुए अपना लिन फेंग अनडेड को ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं दोनों अनडेड्स मिलकर उसे सिर्फ एक ही पंच के अंदर खत्म कर देते हैं। और इसकी वजह से अपने लिन फेंग का लेवल 9 तक अपग्रेड हो जाता है और उसे एक चीफ्टेंस फैंग ऑब्टेन होता है। पर तभी सिस्टम से वापस नोटिफिकेशन आता है, समन करने लायक एक अनडेड यूनिट डिटेक्ट हुई है, लेकिन अभी तुम्हारा लेवल उतना नहीं है, जिस वजह से कोबोल्ड चीफ्टन को फिलहाल अनडेड समन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। एंड अब इस चीज को देखने के बाद लिन फेंग को समझ में आ जाता है, लगता है मैं अपने लेवल से ऊपर के मॉन्स्टर्स को अनडेड समन नहीं बना सकता। अफसोस इस बॉस को अनडेड में कन्वर्ट नहीं कर पाया। खैर कोई बात नहीं, इस बार मेरा गोल तो पूरा हो ही गया। चलो अब फैंग मिल चुका है, वापस से चलते हैं और इसे फर्टिलाइजर के लिए ट्रेड करते हैं। इतना सोचते ही अपना लिन फेंग डंजन के बाहर आ जाता है, लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कोई बोलता है, सर क्या हमें सच में रूल्स के मुताबिक वो आइटम उसे एक्सचेंज करने देना पड़ेगा? फ्रंट लाइन पर इमरजेंसी चल रही है और हमारे कॉम्बैट क्लास के रिसोर्सेज वो पहले ही एलोकेट किए जा चुके हैं। जिस पर बाहर खड़ी हुई वेला बोलती है, चिंता मत करो, ये कॉम्बैट क्लास का रिसोर्स नहीं है, ये तो सिर्फ नेचर टाइप मेज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सोइल फर्टिलाइजर है। जितना सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर खुद बोलता है, अरे हाँ वो तो हमारे पास भरपूर क्वांटिटी में स्टॉक में मौजूद है। एंड फिर तभी हम देखते हैं अचानक डंजन से अकेला अपना लिन फेंग बाहर आता है, जिसके बाद सिस्टम भी नोटिफाई करते हुए बता देता है कि डंजन क्लियर करा जा चुका है। और अब इस चीज को सुनने के बाद तो सभी लोग एकदम से पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं। ये हीरोइक स्पिरिट फ्रेगमेंट है, एक लेजेंडरी रिवॉर्ड जो सोल ओरिजिन को स्ट्रॉन्ग बनाकर क्लास पोटेंशियल को कई गुना तक बढ़ा देता है। लेकिन इसे ये कैसे हासिल कर सकता है? ये चीट है, इसने जरूर चीटिंग की है। आखिर एक लेवल 8 का फार्मर लेवल 10 के डंजन को सोलो क्लियर कैसे कर सकता है? और ट्रिपल एस एवोल्यूशन और हीरोइक स्पिरिट फ्रेगमेंट कैसे हासिल कर सकता है? इसने पक्का कोई प्रो हाइब्रिड आइटम इस्तेमाल किया है या फिर डंजन के किसी बग का फायदा उठाया है। मैं एकेडमी से डिमांड करता हूँ कि इस मामले को पूरे तरीके से स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेट किया जाए और इसके सारे रिवॉर्ड्स वापस से ले लिए जाएं, खासकर हीरोइक स्पिरिट फ्रेगमेंट। हाँ सच में इसकी स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हीरोइक स्पिरिट फ्रेगमेंट वो इसे वापस ले लो और ये उस रिवॉर्ड का बिल्कुल भी हकदार नहीं है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर वेला बोलती है, मुझे लगता था इसे डंजन क्लियर करने के लिए कम से कम कुछ अटेम्प्ट्स तो लगेंगे ही, लेकिन इसने तो एक ही रन में पूरा डंजन क्लियर कर दिया। ये सीन तो सच में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं अपना लिन फेंग जैसे ही बाहर निकलता है, सभी लोग उसे बहुत गंदे तरीके से घूर रहे होते हैं, जिस पर बेचारा लिन फेंग सोचने लगता है, आखिरकार अब की बार मैंने किसे ऑफेंड कर दिया। जहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं लिन फेंग के चेहरे को, जहाँ पर अपना लिन फेंग बहुत ज्यादा उदास हो चुका होता है क्योंकि सभी लोग उसके खिलाफ हैं। बट फिर भी वो इंस्ट्रक्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, टीचर एकेडमी के रूल्स के मुताबिक मैं यहाँ कुछ रिवॉर्ड्स एक्सचेंज करने आया हूँ। जितना सुनते ही पीछे खड़े हुए स्टूडेंट्स में से एक पर्सन बोलता है, पहले इसके रिवॉर्ड्स चेक करो, ये रिवॉर्ड्स इतने गलत तरीके से हासिल किए हैं, इन्हें तुरंत कन्फिस्केट कर लेना चाहिए। पर इतना सुनने पर इंस्ट्रक्टर उसी स्टूडेंट को धमकाते हुए बोलते हैं, ये रिवॉर्ड्स डंजन से मिले हैं, एकेडमी को इन्हें छीन लेने का कोई भी राइट नहीं है। जितना सुनते ही वो बोलने वाला पर्सन एकदम शांत हो जाता है। अगर किसी को अभी भी यकीन नहीं है तो मैं अपने खुद के सारे रिसोर्सेज यहीं दाव पर लगाने को तैयार हूँ। जितना सुनने पर एक पर्सन साइड में खड़े हुए स्टूडेंट से पूछता है, रिसोर्सेज आखिरकार ये क्या होते हैं? जिस पर फिर स्टूडेंट बताता है, ये एक तरह का डंजन रेस होता है, इसमें दो तरफ के लोग बराबर वैल्यूज के रिसोर्सेज दाव पर लगाते हैं और जो भी डंजन को फास्ट क्लियर करता है वही विनर होता है। विनर सारे के सारे रिसोर्सेज लेकर चले जाता है और लूजर अपना सब कुछ खो जाता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर इंस्ट्रक्टर अपने लिन फेंग से पूछते हैं, तो क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे? देन अपना लिन फेंग बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, इसमें मेरा कोई भी बेनिफिट नहीं है और सच कहूँ तो ये काफी ज्यादा बोरिंग भी है। अब इस चीज को सुनने पर साइड में खड़ा हुआ स्टूडेंट और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अगर ऐसी बात है तो मैं शर्त में एक और चीज जोड़ता हूँ, जहाँ मैं दाव पर लैंप ऑफ द नेचर का डिजाइन ब्लूप्रिंट भी रखता हूँ। इतना सुनते ही वेला लिन फेंग से बोलती है, लिन फेंग तुम्हें किसी भी कीमत पर लैंप ऑफ द नेचर का ब्लूप्रिंट जीतना ही होगा। लैंप ऑफ नेचर एक ग्रोथ टाइप मैजिकल आर्टिफैक्ट है। आज के टाइम में इसकी डिजाइन टेक्निक लगभग खो चुकी है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा रेयर है और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि ये क्रॉप्स की ग्रोथ साइकिल को बहुत कम टाइम में पूरा कर देता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं स्टूडेंट अपने लिन फेंग के पास आकर बोलता है, आओ गाँव वाले फार्मर, बहुत हो गए तुम्हारे सवाल, अब सीधा बताओ मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं? पर तभी हम देखते हैं वो स्टूडेंट अपने फोन में किसी को मैसेज डाल रहा होता है, सीनियर
टीचर हेरू वो बाहर आ गया। ठीक है जल्दी जाओ, उसे किसी भी तरह रोक कर रखो। लेकिन अगर वो डायरेक्ट रिवॉर्ड एक्सचेंज करने चला गया तो एक काम करो, उसे रिसोर्सेज वगैरह का चैलेंज दो, लेकिन पहले उससे लैंप ऑफ नेचर ब्लूप्रिंट को बेड पर लगाने के लिए कहना। जिस पर फिर स्टूडेंट बताता है नहीं वो तो हमारे फैमिली के राइज की सबसे बड़ी उम्मीद है। खैर चलो कोई बात नहीं। देन हम देखते हैं कन्वर्सेशन खत्म होती है और अपना लिन फैंग मन ही मन सोच रहा होता है मैं अपनी नेक्रोमेंसर एबिलिटी किसी के सामने रिवील नहीं कर सकता, लेकिन अगर बस ये एक सुपरवाइजिंग टीचर है तो इससे छिपाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये लैंप ऑफ नेचर मुझे हर हाल में हासिल करना होगा। देन फिर हम देखते हैं अपना लिन फैंग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जितना सुनते ही वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है। बढ़िया, तो अब देखते हैं एक टीचर की निगरानी में भी क्या तुम अपनी किस्मत के भरोसे यहाँ पर जीत पाते हो या नहीं। देन इतना बोलने के बाद सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर अपने लिन फैंग से बोलते हैं आखिर लिन फैंग ने इस डंजन को क्लियर कैसे किया था, अब मैं अपनी आंखों से सब कुछ देखूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना लिन फैंग बोलता है तो फिर अब टाइम आ गया कि मैं टीचर को अपनी असली ताकत दिखाऊं, मेरे टेनेंट्स जल्दी से बाहर आ जाओ। इतना बोलते ही हम देखते हैं अपना लिन फैंग सभी के सभी 100 को समन कर लेता है, लेकिन इस बार उसने इन सभी के ऊपर नेचुरल पावर की लेयर चढ़ा रखी होती है। एंड अब यहाँ इतने सारे सर्वेंट्स को देखने पर टीचर की हालत भी खराब हो जाती है। इतनी फास्ट समनिंग और इन समन्स की क्वालिटी भी सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव लग रही है। बढ़िया, अब समझ आया कि इसने डंजन को सोलो क्लियर कैसे किया था। जिसके बाद फिर अपना लिन फैंग डायरेक्टली सभी अनडेड्स को कमांड देता है सब लोग फुल असॉल्ट शुरू करो। इतना बोलने के साथ हम देखते हैं सामने की तरफ से काफी सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं, बट वहीं सभी अनडेड्स मिलकर उन सभी को तुरंत ही खत्म कर देते हैं और देखते ही देखते सभी मॉन्स्टर्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। जहाँ कोई अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करता है और कोई कोई बस उन्हें खड़े होकर ही खत्म कर देता है। जिसके थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पर होता है एक बहुत बड़ा धमाका, जिस धमाके से डरते हुए टीचर बोलते हैं सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम में इसने अपने ही लेवल के पूरे कोबोल्ड पोर्ट्रोल स्क्वाड्स को अचानक खत्म कर दिया। ये पावर सच में डराने वाली है, क्या ये सब इसकी स्पेशल प्रोफेशन की वजह से है। देन फिर उसके बाद अपना लिन फैंग टीचर से बोलता है टीचर कोबोल्ड पेट्रोल स्क्वाड पूरी तरह डिफीट हो चुकी है, अब मैं सीधा बॉस रूम की तरफ जाकर इस डंजन को फिनिश करता हूँ। देन इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है डंजन के बॉस पर, जिसके सामने अपना लिन फैंग आ चुका होता है। एंड इस चीज को देखते ही बॉस मॉन्स्टर अचानक अपने लिन फैंग के ऊपर अटैक करता है। एंड बॉस मॉन्स्टर को ऐसे अटैक करते हुए देख अपना लिन फैंग वापस अनडेड को कमांड देता है सभी लोग ध्यान से सुनो, बिग बियर आगे बढ़कर शील्ड राइज करो, बाकी सब मेरे पीछे रहो, अगर कोई कोबोल्ड पीछे से अटैक करने की कोशिश करे तो बिना देर किए उसे खत्म कर देना। इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर बॉस फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पर पीछे से भी कोबोल्ड मॉन्स्टर्स आते हैं, बट सभी अनडेड मिलकर उन्हें तुरंत ही वहीं पर खत्म कर देते हैं। और अब इन सभी चीजों को अपनी आंखों से होते हुए देख टीचर के तोते उड़ जाते हैं। इतना जबरदस्त कॉम्बैट पोटेंशियल, इस लड़के की रिपोर्ट तुरंत हेडमास्टर को पहुंचानी होगी। जिसके बाद फिर हम देखते हैं अपना लिन फैंग यहाँ पर उस बॉस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। एंड फिर वो पीछे मुड़कर टीचर से बोलता है टीचर अब तो मैं खुद को प्रूव कर चुका हूँ है ना। जिस पर टीचर बोलते हैं इसमें कोई भी शक नहीं है लिन फैंग, तुमने अपनी एबिलिटी पहले ही पूरी तरह साबित कर दी है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं दोनों ही बॉस रूम से बाहर निकलने लगते हैं, बट अपना लिन फैंग इस चीज के लिए मना कर देता है। तो टीचर पूछते हैं लिन फैंग क्या तुम बाहर नहीं आ रहे हो। जिस पर लिन फैंग बोलता है टीचर आपने मेरे लिए गवाही दे दी है, बस वही मेरे लिए काफी है, अब मैं इस डंजन में थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं सबसे आखिर में बाहर आ जाऊंगा, वैसे भी डंजन हर आधे घंटे में रीसेट हो जाता है, मैं टाइम का पूरा ध्यान रखूंगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं अपना लिन फैंग वापस से उस मॉन्स्टर के पास चले जाता है। पहले मेरा लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं था, इसी वजह से मैं इसे अनडेड में कन्वर्ट नहीं कर पाया, लेकिन अब देखते हैं क्या ये इस बार होता है या फिर नहीं। इतना बोलने के साथ ही प्रोसेस स्टार्ट होता है और अपना लिन फैंग बोलता है राइज। एंड तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अनडेड में कन्वर्ट हो जाता है एंड वो एक बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट बन जाता है। इतना करने के साथ ही अपना लिन फैंग भी डंजन के बाहर निकलने लगता है, जिसको वापस से देखने पर सभी लोग बातें बनाने लगते हैं। वो देखो वो बाहर आ गया, आखिर बीस्ट निकल ही आया, मैंने भी पहले इसका मजाक उड़ाया था, पता नहीं ये मुझसे बदला तो नहीं लेगा, चलो 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 अब जल्दी निकलते हैं यहाँ से, चलो जल्दी। देन फिर उसके बाद यहाँ पर टीचर लिन फैंग से बोलते हैं लिन फैंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी के नाम पर तुमने खुद को पूरी तरीके से प्रूव कर दिया है, जिस वजह से ये रहे तुम्हारे राइटफुल रिवॉर्ड्स और कुछ कंपनसेशन, जिन चीजों को अपना लिन फैंग आराम से एक्सेप्ट कर लेता है। एंड उसके बाद फिर वो वेला से बोलता है क्या देख रही हो। जैसे ही सुपरवाइजिंग टीचर टेस्ट देने अंदर गए, इन्हें समझ आ गया कि ये गलत थे, इसीलिए ये सब कुछ छोड़कर चुपचाप बाहर आ गए। इतना बताने के बाद अपना लिन फैंग फर्टिलाइजर को देखते हुए खुश हो जाता है, देखो यही है वो फर्टिलाइजर, आज तो सच में जैकपॉट ही लग गया। देन फिर हम देखते हैं टीचर वेला से बोल रहे होते हैं और हाँ ये लो ये मेमोरी स्टोन भी रख लो, इसमें उस लड़के की डंजन फाइट पूरी रिकॉर्ड हुई है, मुझे लगता है ये तुम्हारे काम जरूर आएगी। देन फिर इसके बाद अपना
अपना सीन शिफ्ट होता है हीरो के रूम में, जो कि खुद की ही फोटो लगाकर पंचिंग बैग पर पंच कर रहा होता है। वो घटिया फार्मर लिन फेंग, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने बेइज्जत करने की। जोर जबरदस्ती भी काम नहीं आई और एकेडमी के रूल्स की वजह से मैं उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। लगता है अब मुझे कोई दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। बिल्कुल, क्या वो सच में सोचता है कि सिर्फ नेचर मैजिक और अपने समन्स के दम पर ही वो सबसे आगे निकल जाएगा? खैर छोड़ो, इस लेटर को तुरंत फ्रंट लाइन पर पहुंचाओ और इसे सीधे मेरे अंकल द एरल के हाथों में देना। और सुनो, नेचर टाइप इंस्ट्रक्टर को बैटलफील्ड रोटेशन से जितना जल्दी हो सके उन्हें वापस एकेडमी बुला लो। जितना सुनने पर वो साइड में खड़ा हुआ स्टूडेंट बोलता है, तो तुम नेचर टाइप इंस्ट्रक्टर का यूज करके उसे दबाने की प्लानिंग कर रहे हो? वो पुराने ख्यालों वाले जिद्दी नेचर टाइप लोग नेचर मैजिक की प्योरिटी को सबसे ऊपर मानते हैं और यही बात हमारे काम भी आएगी। उसे वहीं छोड़ दो, देखते हैं लिन फेंग अभी कितना आगे जा सकता है। जिसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी में वेला के रूम पर, एंड वहीं वेला अपने लिन फेंग की फाइट को देखते हुए बोल रही होती है, ये तो सच में मॉन्स्टर्स हैं। नेचर पावर पर इसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी गहरी है कि अब ये इसके प्योर इंस्ट्रक्ट बन चुके हैं। कल नहीं, मैं अभी इसी वक्त उन पुराने लोगों को लेटर लिखती हूँ, उन्हें जितना जल्दी हो सके वापस बुलाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं एक बर्ड वेला के लेटर को यहाँ से लेकर जाने लगती है एंड उसे ऐसे देखते हुए वेला बोलती है, आओ बूढ़ो, अगर तुम लोग जल्दी वापस नहीं आए तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे हाथों से निकल जाएगी। खैर फिर उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद, जहाँ पर हमें बताया जाता है लिन फेंग अभी भी डंजन्स के अंदर ही है और वो अंदर ही प्रैक्टिस कर रहा है। जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है अपने लिन फेंग ने ही काफी सारे रिकॉर्ड्स बना दिए होते हैं, जिस वजह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी नंबर्स होते हैं उन सभी पर अपना लिन फेंग ही रैंक करता है। और अपने लिन फेंग को ऐसे देखते हुए सभी के सभी स्टूडेंट्स ही पूरे तरीके से हैरान होते हैं। ये तो सोलो क्लियर करता है, वो भी इतनी ज्यादा फास्ट, और तो और ये डंजन्स को ऐसे ट्रीट करने लगा है जैसे ये इसका कोई बैकयार्ड हो। हाँ, आखिरकार आज ये कितनी बार अंदर जा चुका है पता नहीं, काउंट करना ही छोड़ दिया। अब तो ट्रैक रखने का भी मन नहीं करता। सच कहूँ तो काफी बोरिंग हो गया है। अब इसे डंजन्स में फार्मिंग करते देखना बाकी लोगों को क्रॉप्स उगाते देखने से भी कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। जिसके बाद फिर वापस से अपना लिन फेंग टीचर के पास आते हुए बोलता है, ब्रदर चैन, मैं वापस से फर्टिलाइजर एक्सचेंज करने आया हूँ। स्टूडेंट लिन फेंग, तुमने प्रमोशन के लिए जरूरी क्रेडिट्स जमा कर लिए हैं, अब तुम एडवांसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जिस वजह से लोअर एकेडमी में रुकने से तुम्हें ज्यादा फायदा नहीं होगा, तुम अपर एकेडमी में प्रमोशन करने के लिए अप्लाई कर दो। जितना सुनते ही अपना लिन फेंग थोड़ा हैरान होता है, क्या अपर एकेडमी में प्रमोट? जिसके बाद फिर चांद बताता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी दो हिस्सों में बटी हुई है, लोअर एकेडमी और अपर एकेडमी। लोअर एकेडमी में तुम्हारी मौजूदा स्ट्रॉम एकेडमी जैसे बेसिक टैलेंट वाले स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है, जबकि सनवील एकेडमी वो जगह है जहां सभी लोअर एकेडमी के सबसे पावरफुल एलाइट्स इकट्ठा होते हैं। इसी को अपर एकेडमी कहा जाता है। एक बार जब तुम सनवील एकेडमी में पहुंच जाओगे तो वहां मिलने वाले रिवॉर्ड्स और एक्सचेंज आइटम्स की क्वालिटी लोअर एकेडमी से कई गुना बेहतर होगी। और सच कहूं तो तुम जैसे जीनियस की असली जगह वहीं पर है। अब इन सब चीजों को सुनने के बाद अपना लिन फेंग भी सोच में पड़ जाता है, सनवील एकेडमी यानी अपर एकेडमी। ठीक है, मैं समझ गया, आपका शुक्रिया टीचर। जिसके बाद हम देखते हैं अपना लिन फेंग एकेडमी मिशन हॉल में आया होता है। हेलो, मैं यहाँ पर सनवील एकेडमी में प्रमोट होने के लिए अप्लाई करने आया हूँ। जितना सुनते ही सामने बैठी हुई एक लेडी बोलती है, नेम, डिपार्टमेंट और कैडेट वॉन्चर। जितना सुनने पर लिन फेंग अपने कार्ड को आगे बढ़ाता है और वो लड़की अपने लिन फेंग के कार्ड को देखने लगती है। क्या इसके पास सच में 30,000 है? अब यहाँ लिन फेंग के कैडेट पॉइंट्स को देखने पर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही लड़का है जो कई दिनों से शैडो डीप वुड डंजन में लगातार फार्मिंग कर रहा था। आखिर इसने उस डंजन को कुल कितनी बार क्लियर किया होगा? जिसके बाद फिर यहाँ पर वो लेडी एक स्क्रॉल को पकड़ाते हुए बोलती है, क्रेडिट्स वेरीफाई हो चुके हैं लिन फेंग, ये रहा तुम्हारा प्रमोशन मिशन स्क्रॉल। इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करके रिव्यू पास कर लो, फिर तुम ऑफिशियली सनवील एकेडमी के मेंबर बन जाओगे। जिस पर फिर अपना लिन फेंग पूछता है, प्रमोशन के बाद क्या मैं गोल्ड टायर्ड सप्लाईज के लिए भी एक्सचेंज कर पाऊंगा? जितना सुनने पर साइड में खड़ी हुई रेड बाल वाली लड़की बोलती है, हाँ, अभी तुम स्ट्रॉम एकेडमी से एफिलिएटेड हो, इसीलिए फिलहाल सिर्फ ब्रॉन्ज से सिल्वर टायर सप्लाईज तक ही एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन प्रमोशन के बाद तुम गोल्ड से लेकर प्लेटिनम टायर रेड सप्लाईज तक भी एक्सचेंज कर पाओगे। जितना सुनने के बाद अपना लिन फेंग इन बातों से एग्री करते हुए वहां से जाने लगता है। अब बस सिटी के बाहर वाले डिफेंसिव पैरामीटर पर जाओ और अपने प्रमोशन मिशन कंप्लीट करके वापस आओ। मिशन की लोकेशन मेरी ईस्टर्न से काफी पास है, इसीलिए ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे एक जरूरी चीज लेनी होगी। जितना बोलने के साथ लिन फेंग एकेडमी से बाहर आ जाता है और अपना सीन शिफ्ट होता है डायरेक्ट एक ओल्ड मैन पर, जहाँ पर लिन फेंग उससे कुछ खरीदने आया होता है। सुनो बच्चे, ये लैंप
लैंप ऑफ नेचर सिर्फ सिल्वर टीयर का है, लेकिन इसका इफेक्ट कई गोल्ड टीयर आइटम से भी बेहतर है। इस लैंप ऑफ नेचर का अच्छे से ख्याल रखना और ध्यान रहे इसे कभी भी डेथ एनर्जी से कॉन्टामिनेट मत होने देना। ठीक है सीनियर, मैं आपकी इन बातों का ध्यान रखूंगा और आपका शुक्रिया। इतना बोलने के साथ लिन फेंग उस जगह से बाहर आ जाता है और वो अपने आसपास देखते हुए सीधा एक खाली जगह पहुंच जाता है। सब कहते हैं कि लैंप ऑफ नेचर कभी भी डेथ एनर्जी से कॉन्टेमिनेट नहीं हो सकता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल से बार बार यही फीलिंग आ रही है कि मुझे इसे एक बार ट्राई करके जरूर से देखना चाहिए। इतना बोलने के साथ वो लैंप ऑफ नेचर को सामने रखता है और उसके ऊपर अनडेड वाला स्पेल कास्ट कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो लैंप ऑफ नेचर अचानक एक बोन्स वाले क्रिस्टल में बदल जाता है। एंड इस चीज को देखने पर लिन फेंग बोलता है ये तो डायरेक्टली नेचर टाइप से अनडेड टाइप में चेंज हो गया। देन फिर उसके बाद वापस से काफी ज्यादा पावरफुल स्पेल कास्ट होता है और अपना थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर लिन फेंग उस लैंप ऑफ नेचर को ठीक करने लगा है। अच्छी बात है, ये आइटम मुझसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, मैं नेचर मैजिक की मदद से इसे फिर से लैंप ऑफ नेचर में बदल सकता हूँ, नहीं तो मैं किसी को ये नहीं समझा पाता आखिरकार हुआ क्या है। अब काफी दिन बाद हम वापस से देखते हैं अपने लिन फेंग के सिटी से आउटर साइड वाले फार्म को, जहाँ पर आकर लिन फेंग सबसे पहले उस लैंप ऑफ नेचर को लगाता है और उसकी मदद से देखने के लिए मिलता है कि क्रॉप्स में एक अलग ही चमक आ जाती है। सच में लैंप ऑफ नेचर की पावर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, इसके फर्स्ट यूज में ही हमारी क्रॉप्स तो रैपिडली ग्रो कर गईं। लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी के पास सच में ऐसे रेयर आइटम्स की कोई भी कमी नहीं है, मुझे यह अपर अकेडमी प्रमोशन मिशन कंप्लीट करना होगा। इतना बोलने के साथ अपना लिन फेंग डायरेक्टली मिशन को कंप्लीट करने के लिए निकल जाता है, पर तभी हम देखते हैं एक अनडेड आकर उस लैंप ऑफ नेचर को घूरने लगता है और थोड़ी देर बाद वो जाकर उस लैंप ऑफ नेचर को पकड़ लेता है। खैर इसी के साथ अपना सीन शिफ्ट हो जाता है अबेंडेंट पड़े हुए वॉच टावर के बाहर की तरफ, जहाँ पर लिन फेंग अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए पहुंच चुका है। ओह तो ये है मेरी लोकेशन, ये सर्च मिशन है और यहाँ विजिबिलिटी भी काफी कम है, इसीलिए मुझे हर कदम बहुत सावधानी से रखना होगा। रुको, लेकिन ये निशान तो बिल्कुल फ्रेश हैं, मतलब अभी कुछ देर पहले यहाँ कोई आया था, आखिर यहाँ पर कौन आया होगा। इतना बोलने के साथ अचानक से अपने लिन फेंग को कुछ आवाज आती है, जिस वजह से वो टावर के ऊपर देखता है और उसे ऊपर की तरफ दो सूट पहने हुए पर्सन दिखते हैं, जहाँ पर एक पर्सन खड़े होकर बैठे हुए वाले पर्सन से बोलता है जल्दी करो, यंग मास्टर ने कहा है कि लिन फेंग के आने से पहले ही वो आइटम हासिल कर लो ताकि उसका मिशन पूरी तरह फेल हो जाए। अरे हाँ हाँ देखो ये मिल गया, मेरे पास है अब ये। हे तुम अपनी आवाज को थोड़ा धीमा रखो, लिन फेंग किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंचता ही होगा। जिस पर फिर एक पर्सन बोलता है हे डराने की क्या बात है, अभी हमारे पास काफी टाइम है, बस इस चीज को फायर मैजिक से जलाकर खत्म कर देते हैं, जैसे ही ये आइटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा लिन फेंग कभी भी अपने मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इतना बोलते हुए वो पर्सन उस आइटम को टावर के नीचे की तरफ फेंक देता है, जो कि सीधा जाकर अपने लिन फेंग के हाथ में पड़ती है। एंड उसके बाद अपना लिन फेंग बोलता है अरे वाह, इसका मतलब मुझे तो तुम लोगों को थैंक यू कहना चाहिए है ना। एंड अब यहाँ पर अचानक से लिन फेंग को देखने पर दोनों के दोनों पर्सन ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डैम इट, ये सिर्फ तुम्हारा फॉल्ट है, देख लो तुमने ही उसे नीचे फेंका था, जाओ जाकर आइटम को वापस लेकर आओ। इतना बोलते ही अचानक दोनों के दोनों अपने लिन फेंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन पलक झपकते ही लिन फेंग अपने नेचर मैजिक का यूज करते हुए उन पर काउंटर अटैक करता है, जिस वजह से वो उन्हें हवा में ही कैच कर लेता है एंड उन दोनों को ही रूट्स से बांध देता है। चलो ठीक है, अब लगता है तुम लोगों को मुझे एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके बाद फिर डायरेक्टली अपना सीन शिफ्ट होता है हमारे लिन फेंग के फार्म पर, जहाँ पर लिन फेंग अभी भी गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है तो ये सब कुछ हीरो ने कराया है। इतना बोलते हुए अपना लिन फेंग आगे ही बढ़ रहा होता है, फिर से वही आदमी, अगर इसने मुझे पहचान लिया या मेरा सीक्रेट एक्सपोज हो गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, मुझे जल्दी से कोई प्लान सोचना होगा। अब इतना बोलते हुए लिन फेंग अपने फार्म की तरफ आगे बढ़ता है, पर किसी नजारे को देखते ही वो अचानक से पूरा हैरान हो जाता है। देन हम देखते हैं यहाँ पर अनडेड उस लैंप ऑफ नेचर को हाथ में लेते हुए पूरा एक कंस्ट्रक्टर वर्कर बन जाता है और वो सभी के सभी अनडेड से काम करवा रहा होता है, बिल्कुल एक लीडर की तरह। जिस चीज को देखने पर लिन फेंग पहले तो कंफ्यूज होता है, पर फिर वो अचानक काफी ज्यादा खुश हो जाता है, अरे वाह मेरा फार्म अब फुल्ली ऑटोमेटिक बन चुका है। खैर इसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है हीरो के कमरे में, जहाँ पर वो पर्सन आकर हीरो को सभी चीजों के बारे में बता रहा होता है। यंग मास्टर, हमने लोगों को एबेंडेंट वॉच टावर की सर्च के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला, बस उनकी मैजिक के कुछ ट्रेसेस जरूर मिले थे, सबसे ज्यादा चांसेस यही हैं कि अब वो जिंदा नहीं रहे। इतना सुनते ही अचानक हीरो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो दीवार पर एक पंच दे मारता है। यूजलेस, तुम सभी के सभी यूजलेस हो, इतनी सी भी सिंपल चीज तुम लोगों से हैंडल नहीं हुई, और तुम लिन फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को खत्म करने की। इतना सोचने के बाद हीरो पीछे खड़े हुए असिस्टेंट से बोलता है जाओ
तुरंत शैडो इरोशन से कनेक्ट करो, चाहे जितना भी प्राइस देना पड़े। मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है लिन फेंग की लाइफ। लिन फेंग, तुका को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। मुझे पूरा यकीन है ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। और एंड वेल, इसी के साथ हमारे आज के सभी एपिसोड्स खत्म होते हैं। आई होप आपने एपिसोड्स को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट होते ही मैं अपने एक्सप्लेनेशन चैप्टर की क्वांटिटी को बढ़ा दूंगा। सो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।